नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की। ये एक ऐसा चैप्टर है कि यदि स्टूडेंट कर लेता है इसे कंप्लीट अच्छी तरह तो ये श्योर हो जाता है कि एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन वो कर ही लेगा, क्योंकि इस चैप्टर से फिक्स्ड तरह के क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं। इस लेक्चर में हम करेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को कवर और साथ ही करने वाले हैं बहुत सारी प्रैक्टिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास। सबसे पहले हमने 9th क्लास में जो कुछ पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे कि जो अपने काम 9th के प्रीवियस क्लासेस ज़्यादा ठीक है किसे कहना, पिछली क्लासों में जो कुछ पढ़ा है। नेचुरल नंबर थोड़ी हमने 9th में पढ़ा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सब जानते हैं, 1 2 3 से लेके 100 तक। अब सबको जब ये पढ़ते हैं ना नेचुरल नंबर तो लगता है कि हाँ बड़े इजी है, क्या इन्हें बार बार पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब फिर वो आता है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स, तो फिर दिमाग घूमता है कि नहीं। तो इसलिए ये आना चाहिए। फिर होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 से लेकर, मतलब इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है तो होल नंबर हो गया। इंटेजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इधर माइनस में भी -1 -2 से लेकर इधर इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स के लिए विशेष ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये कंप्लीट होता है अपने आप में, मतलब ये पॉइंट में नहीं होता 2.1 2.3 या माइनस में भी या अपॉन में, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। 2 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 102 होगा, भले माइनस में होगा, 0 होगा, माइनस में 315 होगा, लेकिन पॉइंट में टुकड़ों में नहीं होता, ये एग्जैक्ट नंबर होता है इंटीजर। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ये टुकड़े ही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। 2/3 है, 1.7 है, ये सब जो टुकड़े फुकड़े होते हैं फ्रैक्शन है। ये एक दूसरे को इंक्लूड करते चले आ रहे हैं अगर ध्यान दे रहे हो तो। नेचुरल नंबर है, होल आया तो होल नेचुरल को अपने अंदर इंक्लूड करते हुए आया, बस 0 एक्स्ट्रा लिए था, है ना। और इंटीजर जो आया वो होल नेचुरल सब इसके अंदर है, बस ये माइनस वाले और लेके आया। फ्रैक्शन अलग है, फ्रैक्शन इंटीजर से अलग है, ये इंक्लूडेड नहीं है, फ्रैक्शन अलग है। मतलब एक इंटीजर है, इंटीजर को छोड़कर जो और कुछ बचा वो फ्रैक्शन है। इंटीजर को छोड़ के क्या बचे, टुकड़े वाले नंबर बचे, अपॉन वाले, पॉइंट वाले, वो फ्रैक्शन है। और इंटीजर और फ्रैक्शन सब मिलकर जो बनाते हैं वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर एक डेफिनेशन के लिए पी अपॉन क्यू होता है। हाथी के दांत होते हैं ना दो तरह के, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले। हाथी के दांत दो तरह के होते, ये नहीं कहावत नहीं सुनी, हाथी के दांत दो तरह के, खाने के अलग, दिखाने के अलग। दिखाने के वो बगल में लगे रहते, खाने का अलग है। तो ऐसे रेशनल नंबर का भी और इरेशनल का भी एक होना चाहिए। पूछने वाला कोई पूछे रेशनल नंबर क्या, तो हम बताएं कि जैसे पी अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये जितने भी इंटीजर हैं, फ्रैक्शन है, ये सब होते हैं। खासकर ये चीज रेशनल के लिए तो और अलग। तो रेशनल नंबर का समझ आया, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। लेकिन होता क्या है रियल में, सब कुछ होता है ये जो कुछ हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, क्योंकि इन सबको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते। पॉइंट में लिखा है इसे भी कन्वर्ट कर सकते, और इन सब के अपॉन में 1 लिख सकते। 0 भी एक रेशनल नंबर है। 9th क्लास की एनसीईआरटी का पहले ही क्वेश्चन है ना 1.1 का, इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर। तो 0 रेशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से सबको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर आ गया समझ में, ये सब रेशनल के अंदर आ जाते हैं जितने भी हमने पढ़े, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, सब रेशनल नंबर। एक फिर इरेशनल नंबर पढ़ा था, इसमें भी दिखाने वाले दांत कौन से हैं इरेशनल मतलब जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, द नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर का एक और तरीका क्या है, एक और तरीका मतलब जो रियल में देखने लायक है, वो सबसे बेस्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 9th में पढ़े हैं, अभी थोड़े से आगे और बताएंगे, लेकिन पहले से पता होना चाहिए। ऐसे डेसिमल, डेसिमल दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ऐसा हो 2.35756 इस तरीके का, जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। 1.73 773 777 ये जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है, जो टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो, ये होता है रेशनल। दूसरा तरीका, रूट के अंदर ऐसा नंबर जो रूट से बाहर ना निकले, जैसे √23 है, √5, जो रूट से बाहर ना निकल सके वो इरेशनल होते हैं। अच्छा, इनका रीजन क्या है, ये क्यों इरेशनल होते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते, बता सकता है कोई, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते क्या, इनके पेयर नहीं बन रहा है, वो तो सही बात है, लेकिन वो इरेशनल क्यों है इस वजह से।
बताओ बताओ, तुम्हें प्रेजेंटेशन भी देना है फिर। नहीं, जी कह रहा है आगे से। हाँ हाँ, तो बताओ ना, ये चीज मैं सुन रहा था कि हाँ तो मैं पता है, फिर बोल क्यों नहीं रही? क्योंकि रूट 23 है, इसका रूट निकालोगे तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो निकलेगा नहीं, 8th क्लास में पढ़ा है। डिवीजन मेथड से निकलेगा। डिवीजन मेथड से पॉइंट के आगे 0 0 लगा लो, दो दो के पेयर बनाओ, फिर 4 4 जा 16, ऐसे ही करते हैं कि नहीं? डिवीजन मेथड से जब तुम करोगे तो चाहे कितनी करना, आगे चल के कभी ना तो रिपीट होगा ना खत्म होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही हो गया ना एट द एंड। तो यही है, तो रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जो बाहर ना निकल सके, उसे जब पूरा उसका रूट जबरदस्ती निकाला ही जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आता है, इसलिए वो इरेशनल होता है। ठीक है, तो डेसिमल दो तरह के होते हैं, ये मैं अभी कहा था ना, डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से हैं? जो जिसे मतलब डिवाइड करें, जैसे 1/5 है, 5 से 1 में डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 5 2 जा 10 हो गया। तो नीचे रिमाइंडर कभी ना कभी जीरो आ जाए, रिमाइंडर जो है ना वो कभी ना कभी जीरो आ जाए, चाहे भले ही वो कितने ही बाद आए, कभी ना कभी जीरो आ जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये तो हो गई यहाँ की पहचान डिवाइड करने की। और कोई है यहाँ देखे तो क्या होगा, इसकी पहचान 0.253, कभी ना कभी वो खत्म हो जाए, ना तो उस पर बार लगा हो और ना कभी डैश डैश लग के ऐसे आगे बढ़ रहा हो, वो खत्म हो जाए, मतलब इसके बाद में कुछ ना हो। जैसे 3 पर देखो, ना तो कहीं बार लगा ना कुछ, तो यहाँ रुक गया ना ये, भले कितनी बाद में रुके, 7.1178325, भले यहाँ रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। तो ये रेशनल होते हैं। क्यों होते हैं रेशनल? ना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, ये सब करके हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशनल होता है। फिर आए नॉन टर्मिनेटिंग, ये वो नंबर हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे 1/3 है, 3 से डिवाइड किया 1 में, 0.33 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर जीरो लगाया, 3 3 जा 9, ऐसे चलता ही रहेगा ना, ना इधर भी और इधर भी। ना तो रिमाइंडर कभी जीरो आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आ पाता। तो ये चलता है, लेकिन रिपीट होने लगा, 3 बार बार आ रहा है, कोई चीज़ बार बार आए तो उस पर बार लगा देते हैं, 0.3 का बार 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 लगा, तो बार लगा दिया उस पर। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही बात है, तो रिकरिंग हो गया। ये भी रेशनल होता है। ये रेशनल क्यों होता है? ये पिछली क्लास में खूब पढ़ा है, 1.7 पे बार लगा हो, क्वेश्चन आता था इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमने किया है, और जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो मतलब ये रेशनल ही होगा, तभी तो किया है हमने। अगले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ये है अपना इरेशनल, केवल ये होता है इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी ना हो और कभी रिपीट भी ना हो। तो ये पहली बात तो, डिवाइड से कभी ऐसा मिलेगा, किसी का किसी में डिवाइड करें तो ये नंबर मिल पाएगा क्या? कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा ही कुछ कर रहे होगे, क्यू से पी में डिवाइड, और जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में वो हो गई तो इरेशनल कैसे हो जाएगा? तो ये इरेशनल तो पहले से ही रेडीमेड बने ही बनाए दिखते हैं तुम्हें, 5.75 इस तरीके का ही दिखेगा, मतलब ना तो रिपीट होगा ना खत्म हो। अच्छा, अब एक वो बताओ क्वेश्चन, 7.23 223 223, ये जो नंबर मैंने लिखा है ये क्या है? रेशनल है कि रेशनल है कि रेशनल है? किस वजह से? टर्मिनेटिंग है, मैंने डैश डैश थोड़ी लगाया है, आगे थोड़ी जा रहा है, यही मैंने खत्म कर दिया। तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि 23 है तो ये इरेशनल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बाद अगर बस ये और लगा दें तो ये इरेशनल होगा, लेकिन ये लगाया ही नहीं, 3 पे हमने खत्म कर दिया यहीं पे, तो ये टर्मिनेटिंग है। 22/7, इसकी देखो कई बार चर्चा हो चुकी है वैसे पिछली क्लास में, लेकिन एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो देखो, सबको एक बात पता होगी, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर है, क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू 3.14 करके ऐसे आती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होती है ना रिपीट होती है, इसलिए पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब अपन फिर सोचें कि पाई की वैल्यू 22/7 रखते, ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, फिर ये इरेशनल कैसे हो गया? तो ये पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये तो अपन सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं अप्रोक्स में, होती थोड़ी रियल में।
तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है क्या? ये भी नहीं होती, ये भी अपन मान लीजिए, तो 4 पे टर्मिनेट हो गया, ना बार लगा है ना आगे बढ़ रहा है, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है ये तो ये रेशनल ये भी नहीं है। तो पाई की वैल्यू ना तो 22/7 होती है ना 3.14 होती है। ये तो सवाल हल करने के लिए अपन मान लेते, रियल वैल्यू तो 3.14 और आगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, जो कभी खत्म नहीं होती, रिपीट भी नहीं होती। तो ये चीज समझ में आई, दिमाग में ये चीज बैठा लो कि डेसिमल दो तरह के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग होता है रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग यानी रिकरिंग भी होता है रेशनल, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देखे तो वो इरेशनल है। रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर देखे जो बाहर ना निकल सके, वो भी इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल समझ आ गया। तो अब जो हमने पढ़ा रेशनल और इरेशनल, इन्हें मिलाकर कहते हैं रियल नंबर्स, यही अपने चैप्टर का नाम है। रियल नंबर्स इन्हें मिलाकर कहते हैं, रेशनल और इरेशनल ये मिला दें, इन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह का अच्छे से आना चाहिए, तभी हम भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले कर पाएंगे। एवरी इरेशनल इज रियल, एवरी रेशनल इज रियल। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल मिलाकर होता है रियल नंबर। फिर कुछ और चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स क्या होते, कंपोजिट नंबर क्या होते, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एनपीएनसी का मतलब। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, हाँ, जो खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, मतलब जिनके केवल दो फैक्टर हों, वन और सेल्फ, खुद, इट सेल्फ, है ना, वो वन और खुद, केवल दो चीजों से जो डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। देखो 7 लिखा है तो 7 वन से डिवाइड होगा और खुद से। तो डेफिनेशन के चक्कर में अगर ज्यादा ना पढ़े तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता ही है कि वन से तो हर नंबर डिवाइड होता ही है और खुद से भी हर एक नंबर डिवाइड होता ही है। तो अपने दिमाग में समझने के लिए ऐसे याद रखो कि जो किसी से डिवाइड ना हो, वन और खुद तो ऑब्वियसली पहले से ही माइंड में है अपने। तो 13 है, किसी और से थोड़ी डिवाइड होगा, है ना। 17 है, ये प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। कंपोजिट कौन होते? प्राइम के उल्टे, जो जिनके कम से कम तीन फैक्टर हो, वन भी हो, खुद भी हो और एक आध और हो। वन और खुद तो होते कम से कम जिनके तीन फैक्टर हो। तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कौन होता है? जो ना तो प्राइम हो ना कंपोजिट हो, वो 9, 9 तो कंपोजिट है। केवल वन एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। वन एक ऐसी कैटेगरी में आता है, इसे यूनिट यानी वन कहते हैं। क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसका एक फैक्टर तो वो खुद ही है वन, और एक वन भी वो, मतलब इसका वन और खुद दोनों ही एक हो गया ना, तो इसका तो एक ही फैक्टर है। प्राइम होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए थे? दो, एक वन और एक वो खुद। कंपोजिट होने के लिए तीन, और ये तो ना दो है ना तीन है, तो ये किसका तो एक ही फैक्टर है, वो खुद ही। तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट में वन आता है। वन एक ऐसा नंबर है ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो ये हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो ये 9th क्लास का अपन ने पढ़ लिया है, प्रीवियस क्लास का रिवीजन हो चुका है, 10th में आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते में एक बिग मिस्टेक यानी एक बड़ी गलती क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कई लोग बड़ी गलती कर दें, जैसे 81 है, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, प्राइम लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे छोटे का क्या मतलब? जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारा मतलब है कि प्राइम लेना चाहिए, प्राइम नंबर लेना चाहिए। भाई 9 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए नहीं लेना इसे। अब जो कह रहे हैं कि छोटा लेना चाहिए वो अब आएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर, बात समझ में आई? सबसे बड़ी गलती, अब कई लोग 27 है जैसे इसे कर दे 9 3 या 27 3 1 या 3, तो ऐसे नहीं कर सकते। प्राइम नंबर लेना चाहिए ना। प्राइम नंबर सब जानते ही हैं, जो केवल खुद से और वन से डिवाइड होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती कई लोग करते हैं छोटी क्लास में। अब एक स्मॉल मिस्टेक, अब एक छोटी गलती क्या करते हैं, मतलब जो चल जाएगी, है तो वो भी गलती लेकिन चल जाएगी। उसमें क्या करते हैं, 5 से काट दिया, 5 2 या 10, फिर 2 10 जा, फिर 2 5 जा, फिर 5 बन जा। इसमें क्या गलती है? अब है वो, पहले 2 से करना चाहिए था, पहले छोटे से करना चाहिए था, अब है वो डायरेक्ट 5, लेकिन कर दिया तो गलत हो गया क्या? नहीं, गलत तब भी नहीं है, मतलब लेकिन एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले छोटे नंबर ऐसे किया जाता है। तो ये स्मॉल मिस्टेक है, ये चल जाएगी। मान लो किसी ने ऐसे कर दिया, लेकिन गलत ये भी नहीं है। अगर कोई इसको सही करता तो उसका क्या आता? सही करता तो वो 2 से करता, 2 5 या 10 और 0 50 हो गया। ठीक है, फिर ये 5 5 जा और ये
तो देखो इसमें एक चीज नोट करने वाली है, अगर कोई ये छोटी गलती कर देता, और मेरे हिसाब से ये गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है, छोटी क्लासेस में ये है कि छोटे उससे करना है, कर देता तो उसके और इसमें अंतर क्या आया, इसका भी 2 बार 2 आया और इसका भी 2 बार 2 आया, इसका 2 बार 5 आया तो इसका भी आया, बस आगे पीछे हो गए, आएगा तो वही। अगर कोई और तरीके से कर देता, जिस भी तरीके से करे आएगा यही। 30 है, इसको कर दे, मान लो कोई गलती से सीधा कर दे, ये हो गया 310 जा, बात समझ में आ रही, कर प्राइम से ही रहा है वो, ऐसा नहीं ये बड़ी गलती थी, 9 1 से नहीं कर सकती, प्राइम नंबर से कर। फिर इसने कर दिया 5 से, 5 2 या 10 और फिर 2 1 जा 2। लेकिन कोई तरीके से करता तो पहले 2 से करता तो 15 आता, फिर 3 से करता। भाई गलती से अगर वैसे भी कर दिया तब भी इसका भी 2 आया, 3 आया, 5 आया, इसका भी वही आया, आगे पीछे भले ही आया 2 3 5, और कुछ तो नहीं आ सकता ना। कोई 30 को मान लो 5 से ही शुरू कर देता, 5 6 का 30, फिर 3 2 या 2, तब भी 5 3 और 2 ही आते कि नहीं। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे कैसे ही किया जाए, उसमें जो फैक्टर आते हैं वे हमेशा वही रहते हैं, अगर आगे पीछे के ऑर्डर पे ध्यान ना दिया जाए। बात समझ आ रही, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे भी किया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। प्राइम ही प्राइम नंबर का यूज करके अपन कैसे ही फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर वही आते हैं, मतलब इसमें 2 बार 2 आना है तो वो ही आएगा, 2 की पावर 2 और 5 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 5, यही आएगा, चाहे तुम कैसे ही फैक्टराइजेशन करो। इसमें भी 3 5 2 आने वही आएंगे, तो यूनिक फैक्टर्स ही आते हैं, बस ऑर्डर अलग हो सकता है। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना, वो यही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, मतलब कोई बदल नहीं सकता, जितनी बार जो आना है उतना ही रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अगर ऑर्डर पे ध्यान ना दिया जाए, आगे पीछे वाले पे ध्यान ना दिया जाए। देखो यही बात तो हमने की है, ये कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है ये सब, इन्हें प्राइम फैक्टर में बदला है तो प्राइम की पावर में लिख दिया, इसे भी लिख दिया 2 3 5। तो कोई सा भी कंपोजिट नंबर उसे प्राइम के फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना, ये देखो हमने तोड़ा ऐसे। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ सकते हो, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अगर ऑर्डर पे ध्यान ना दिया जाए, ऑर्डर पे अगर आगे पीछे इस पे ध्यान ना दिया जाए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, तो वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर एक कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वो यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है, कोई सा भी हो, सबके फैक्टर अपन कर ही सकते हैं। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सो दैट, इसको एक और कह सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। कोई भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। अगर ऑर्डर पे ध्यान ना दें तो वो यूनिक होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, इसका काफी यूज है आगे चलकर। डिवाइड के अंदर का खेल ये पहली मैंने पीपीटी स्लाइड बनाई थी, तो वैसी सोच सोच के बनाई थी, ये गर्मी की छुट्टियों में, भले ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ा बाद में रहे, लेकिन पहले ही इसको थोड़ा बनाया था। डिवाइड के अंदर का क्या खेल है, देखो हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, ये चीज अच्छे से समझना, आगे क्वेश्चन में काम आएगी। नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो 3 4 या 12 ऐसे कह देते हैं कि 4 आ गया, लेकिन उसके अंदर का क्या खेल है कि 12 की प्राइम फैक्टर करो तो यही आते हैं, प्राइम नहीं है, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते, यही आते कि नहीं, 4 आता और 3 आता है कि नहीं, प्राइम फैक्टर करें तो 12 के प्राइम फैक्टर ये होंगे 2 की पावर 2 और 3। तो इसके प्राइम फैक्टर में कहीं ना कहीं 3 आ रहा है, इसके प्राइम फैक्टर में कहीं ना कहीं 3 आ रहा है, इसलिए वो 3 से कट पाया है। मतलब इस 3 ने 12 को काटा है, 3 4 या 12, उसके पीछे रीजन ये कि इसने अपना ढूंढा कि मैं इसके अंदर हूं या नहीं। 3 इसके अंदर था तो इसलिए वो काट पाया, 7 इसको ढूंढ रहा होता तो काट पाता क्या, नहीं, क्योंकि 12 के अंदर 7 था ही नहीं। किसकी अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर होते हैं वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। तो 12 के अंदर क्या मिलेगा, 2 बार 2 मिलेगा और 3 मिलेगा, और ये यूनिक मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने बताया है कि यूनिक यही मिलेगा, 2 और 3 के अलावा कुछ और मिल ही नहीं सकता। जब 3 को 3 मिल गया तो वो कट गया उससे, इस वजह से ये 4 आ गया। अब जैसे 49 से 3 क्यों नहीं डिवाइड होता है, क्योंकि 49 के अंदर 7 और 7 ही, 3 अब उसके अंदर है ही नहीं, इसलिए वो डिवाइड नहीं होता है, इसलिए कंप्लीटली वो डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, जो वो ढूंढ रहा है वो फैक्टर उसके अंदर हो तो तब तो डिवाइड होगा,
जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा 5 12 7 3, अब ये 7 से कटना चाहता है तो कटेगा कब, जब इसके फैक्टर करने पे कहीं ना कहीं 7 आ रहा होगा तो कट पाएगा, नहीं फिर नहीं कट पाएगा, है ना। 10 को 2 से डिवाइड करना है तो 10 के अंदर 2 होता है इसलिए कि वो कट पाता है, ठीक है, इसलिए कट पाता है। अब ये क्वेश्चन आते हैं जीरो इन द लास्ट वाले क्वेश्चन, एग्जाम में भी आए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी काफी दिए कि इसके लास्ट में जीरो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में जीरो की बात करें तो 230 है, देखो अब ध्यान से समझना, जीरो लास्ट में 230 के लास्ट में जीरो है या नहीं, 230 के लास्ट में जीरो है। थोड़ा और इसे फैक्टराइज से करें तो 23 अलग लिख दो और 10 अलग लिख दो, 23 इंटू 10। अब इसके और भी प्राइम फैक्टर कर दें, 23 2 और 5, ये हो गया कि नहीं। तो एक बात तो पक्की है, जिसके भी लास्ट में जीरो है, लास्ट में जिसके भी जीरो है उसके बाद मल्टीप्लाई में 10 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते, और 10 को प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 और 5 लिख सकते। तो जिसके भी लास्ट में जीरो आ रहा है उसके एट द एंड 5, उसके प्राइम फैक्टर में 5 और 2 दिखना चाहिए, 2 और 5 दिखना चाहिए, है ना। कहीं 2 और 5 अगर नहीं दिख रहे तो समझ लो कि उसके लास्ट में जीरो आ ही नहीं सकता, और जिसके लास्ट में जीरो आ रहा, 5 दिख रहा, मतलब 5 अगर दिख रहा है तो ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। तो जिसके भी लास्ट में जीरो आ रहा है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, होना ही चाहिए, जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 आएगा, और 5 को 5 मिल जाएगा तो वो कट जाएगा। तो इस तरह का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। जब ये इतना पढ़ाने के बाद ऐसे क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे कि अब बताओ 100 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये तो छोटे क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। सो पढ़ते टाइम ये लगता है कि हाँ भाई तो पढ़ी चीजें हैं, फिर क्वेश्चन ऐसे आते। तो जो कुछ कह रहे हैं इसमें सबको नॉर्मल लग रहा होगा, हमें तो पता ही है लास्ट में जिसके जीरो आता है वो 5 से कट जाता है, लेकिन जो जो शब्द मैं कह रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनो, उसकी बारीकियों से ये क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। मैंने क्या कहा, जिसके लास्ट में जीरो आता है मतलब मल्टीप्लाई में 10 लिख सकते हैं, 10 को फैक्टर करें तो 2 और 5 आते हैं। और अभी हमने इसमें पढ़ा है पिछले उसमें डिवाइड के जो अंदर का जो बता रहे थे कि जिस अगर 5 आ रहा है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब किसी के बाद में भी जीरो आता है तो पक्के में उसके फैक्टर में 5 आएगा तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर कोई कहेगा कि कोई नंबर है वो लास्ट में उसके जीरो आएगा क्या, तो हम देखेंगे कि उसके फैक्टर में 5 दिखना चाहिए हमें, उसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 आए, यानी वो 5 से डिवाइड हो तभी जीरो आ सकता है। तो हम एक नंबर कंसीडर करें 4 की पावर n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो चेक करना है वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट जीरो। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें इसके बाद में जीरो आ सके, 4 की पावर n के बाद में जीरो आ सके, ऐसी कोई n की वैल्यू हो सकती है क्या। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें पता है बाद में जीरो कब आ पाएगा, जब 5 से डिवाइड होगा, 2 और 5 का उसमें बनेगा फैक्टर, जब 5 से डिवाइड होगा मतलब इसके अंदर 5 ढूंढना है हमें। तो पहले तो इसके प्राइम फैक्टर 4 के करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, और उसकी भी पावर n लिखिए तो n लिख दो। मैंने क्या किया, ये 4 लिखा था, इसको 2 की पावर 2 लिख लिया। अब पावर के ऊपर पावर है तो उनके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2n हो गया बस। अब और तो प्राइम फैक्टर होंगे नहीं। 2 की पावर 2n का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 2n बार, 2n टाइम्स आ जाएगा, मतलब आएगा 2e2, और कुछ तो आ नहीं सकता। अच्छा और कुछ क्यों नहीं आ सकता, किस वजह से और कुछ नहीं आ सकता, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने कहा है कि किसी भी चीज के प्राइम फैक्टराइजेशन का एक यूनिक तरीका होता है, ऑर्डर भले ही आगे पीछे हो जाए। मतलब इसने कह दिया कि इसके पास दो ही दो है तो 5 7 और कुछ आ ही नहीं सकता प्राइम फैक्टर, ये ही आएगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में लिखा है कि हर किसी के प्राइम फैक्टर होने का यूनिक तरीका है। तो जब इसमें दो ही दो आएगा तो 5 इसमें आएगा ही नहीं, और जब 5 इसमें आएगा नहीं तो ये कभी डिजिट इसके लास्ट में जीरो आ ही नहीं सकता। लास्ट में जीरो आने के लिए कहीं ना कहीं 5 दिखना चाहिए प्राइम फैक्टर में, इसके प्राइम फैक्टर में 5 दिख ही नहीं रहा, दो ही दो दिखेगा। इस पूरे को थोड़ा एक लैंग्वेज में लिखना होता है, वो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखना उसी में से लैंग्वेज पढ़ना और लिख देना, लैंग्वेज में नहीं बताना। जो मैं बोल रहा हूँ वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इसके प्राइम फैक्टर में, फिर इसमें लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर इज नो एनी अदर फैक्टर। फंडामेंटल थ्योरम ये गारंटी करती है कि अब और कोई फैक्टर नहीं होगा दो के अलावा, यूनिक तरीका होता है जब दो के अलावा और कुछ नहीं होगा, देयर इज नो 5 इन द फैक्टर, इसके फैक्टर में 5 कहीं नहीं है, 5 नहीं है तो इसके लास्ट में फिर जीरो भी नहीं आ सकता। ऐसी थोड़ी लैंग्वेज सी लिखी है 2 4 लाइन की, वो तुम्हें उसमें लिखनी पड़ेगी। समझ आया। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का इस तरह का भी आ जाता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर।
एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट नंबर है क्यों है। तो पहले तो इसको देखें, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये बताओ अलजेब्रा में टर्म पढ़े थे हमने, टर्म क्या होता है, कैसे पहचानते टर्म? हाँ, जो प्लस माइनस से जुड़े होते, 8th क्लास से ही पढ़े अलजेब्रा में, 8th क्लास में खूब पढ़े थे अपन ने। अब ये टर्म प्लस से जो जुड़ा हो, प्लस से ये जुड़ा है, एक ये है तो ये पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म है। कॉमन जब लिया जाता तो पूरे टर्म से लिया, तो इस टर्म के पास भी 13 है और इस टर्म के पास भी 13 है। 13 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस में 13, सॉरी प्लस में 13 कॉमन चला गया तो 1 बचा। तो ये हो गया 1177 प्लस 1, तो 13 इंटू 70। अब इसके देखो और फैक्टर भी हो सकते हैं, 13 तो प्राइम नंबर है, 78 के और भी हो जाएंगे। तो ये काय से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड तो हो ही जाएगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 13 है। 1 से हो ही जाएगा, ये नंबर खुद से जो कुछ भी आएगा खुद से भी हो जाएगा। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, 1 और खुद तो होता ही है, 13 भी इसका एक फैक्टर है, वो आगे चल के 78 में 2 भी मिलेगा और फैक्टर मिलेंगे, इसलिए कंपोजिट नंबर है। इसलिए यही तो हमें बताना था कि कंपोजिट क्यों है। प्राइम और कंपोजिट का क्या बताया था? हाँ, प्राइम का क्या था कि केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक इटसेल्फ, और कंपोजिट में 3 फैक्टर हों, कम से कम 3 हो, 3 से ज़्यादा भी, एक तो 1 और इटसेल्फ, एक और एक आध और कोई मिल जाए तो कंपोजिट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, प्राइम अलग होता है कंपोजिट अलग होता है, वो एक गड़बड़ कर देता ना, जो प्राइम भी नहीं होता वो कंपोजिट भी नहीं होता। कंपोजिट को अपन नॉट प्राइम नहीं कह सकते, कंपोजिट को नॉट प्राइम नहीं कह सकते, प्राइम को नॉट कंपोजिट नहीं कह सकते, वो 1 की वजह से गड़बड़ हो गया ना। जैसे अगर कोई कहे कि एक नंबर सोचो मन में जो प्राइम ना हो, तो जरूरी वो कंपोजिट होगा। सुन रहे बात? मैंने ऐसा कहा कि कोई एक ऐसा नंबर मन में सोचो जो प्राइम ना हो, तो जो तुमने सोचा है वो जरूरी कंपोजिट होगा? नहीं है, 1 भी तो तुमने सोचा हो सकता कि जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो बात समझ आई? इसके फैक्टर क्या क्या है, 13 है और 78 भी, मतलब इसके बाद फिर जो 78 के फैक्टर करना तुम, 2, 3 और 13 एक और आ जाएगा। तो इतने सारे फैक्टर हैं, 2 है, 3 है, 13 है, तो जिसके इतने ज़्यादा फैक्टर हैं वो तो ऑब्वियसली कंपोजिट होगा, प्राइम नहीं होगा। ऐसे इसको करना, इसको थोड़ा ट्राई करो। पूरा एक टर्म है और प्लस के बाद 5 एक टर्म है, पूरा 2 टर्म है ना, प्लस से जुड़े होते वो टर्म होते, प्लस से जो 5 जुड़ा एक टर्म है, पूरा ये एक टर्म है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा, 5 कॉमन आ रहा, तो क्या बचा, 7, 6, 4, 3, 2, 1, ये बचा, और प्लस में 1 बचा, अकेला 5 चला गया ना कॉमन में, 5 कॉमन में गया तो इधर से 5 चला गया और इधर से चला गया, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा, 1008 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1009। तो देखो 5 से डिविजिबल है, 1009 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल हो गई, और ये जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा उससे भी डिविजिबल होगा, जब इतने सारे से डिविजिबल, इसलिए कंपोजिट नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर है, यही हमें दिखाना था। देखो 10th क्लास तक आते आते भले ये क्लियर ना हुआ हो कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या है, इतना तो हो गया होगा कि इतना है कि कटना वटने की बात होती है कि इससे कट जाए, है ना, गिवन नंबर कट जाए, काट दे, ऐसा कुछ रहता है, बस इतना तो क्लियर है ना कि काटने, डिवाइड डिवाइड कंप्लीटली ऐसी कोई बात होती है। तो पहली बात तो एक गिवन नंबर तो होना ही चाहिए, कोई गिवन नंबर होगा उसी के फैक्टर होंगे और उसी के मल्टीपल होंगे। तो गिवन नंबर को जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वे फैक्टर्स होते हैं। गिवन नंबर को डिवाइड करना है, मतलब गिवन नंबर इस पोजीशन पे होता है, ऐसे ध्यान रखो। गिवन नंबर को जो जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, तो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे यानी रिमाइंडर 0 ला दे, कौन, इधर जो जो कुछ आ सकता है वो फैक्टर होंगे, ये फैक्टर होता है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, है ना, गिवन नंबर से नहीं होगा, गिवन नंबर को, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो उसके फैक्टर्स होते हैं, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो कैसे पहचानते हैं, जैसे 12 को कोई कहे फैक्टर बताओ, तो 12 के फैक्टर हम, 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, 1 से तो सब कट ही जाते हैं। अब इसके बाद सोचेंगे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा,
3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और फिर 12 खुद से ही होगा। हर एक नंबर 1 से और खुद से तो डिवाइड होता ही है, बीच में कुछ और फैक्टर होते हैं, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 5 6, 6 इसके फैक्टर हो गए। इस फैक्टर में एक आध कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ अगर हो तो एक मैंने ऐसा तरीका भी बताया था कि उससे फिर अपन भूलते नहीं हैं, उससे सारे। जैसे दूसरा एक तरीका बताया था क्या, कि 12 को क्या लिख सकते, 1 से डिवाइड हो रहा है तो क्या लिख सकते, 1 इंटू 12। फिर 2 से भी डिवाइड हो रहा तो 2 6 जा 12। फिर 3 से भी हो रहा 3 4 जा 12। फिर 4 3 जाए तो अब तो रिपीट होने लगा ना, तो बस यही इसके फैक्टर हो गए, 1 2 3 और 4 6 12। ऐसे में भूलने का चांस अपना नहीं रहता है, जहाँ से रिपीट होने लगे वहाँ रुक जाओ, ऐसे बताए जा सकते हैं। जैसे कोई कहे 18 के फैक्टर बताओ तो 18 के क्या होंगे, 1 मतलब 1 इंटू 18। 2 से किया 2 इंटू 9, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 से नहीं होगा, 5 से, फिर तो 6 से होगा और रिपीट होने लगा, मतलब 1 2 3 और 6 9 18, ये इसके 6 फैक्टर हो गए। तो ऐसे फैक्टर निकालने का तरीका ऐसा इजी एक तरीका हो सकता है। तो फैक्टर पहले दिमाग में क्लियर होने चाहिए, काफी तरीकों से क्लियर होना चाहिए। एक तो ऐसे होना चाहिए कि वो फैक्टर जो है ना वो गिवन नंबर को दे, एक ऐसे होना चाहिए कि जो गिवन नंबर है उससे छोटे छोटे होते हैं फैक्टर, है ना। कोई नंबर है उसको कोई डिवाइड करेगा तो उससे छोटा ही छोटा होगा, बहुत से बहुत उसके बराबर हो जाएगा। 12 का बड़े से बड़ा फैक्टर उसके बराबर हो जाएगा, खुद 12 हो जाएगा। तो फैक्टर वर्ड जब भी आए तो ऐसा सोचना कि कुछ छोटे छोटे नंबर्स। मल्टीपल, मल्टीपल इसका जस्ट उल्टा है। मल्टीपल वो नंबर्स हैं जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। मतलब कि अब अपना गिवन नंबर कहाँ आ गया, अब गिवन नंबर यहां आ गया। अब गिवन नंबर से डिवाइड होना है, किस में होना है, जिसमें भी होना है डिवाइड, मतलब कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0 आएगा। जिसमें भी होना है वही अपने मल्टीपल हैं। मतलब अब जो नंबर दिया होगा वो जिस जिसको भी डिवाइड कर देगा वो उसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे कोई कहे 12 के मल्टीपल बताओ, 12 किस किस को डिवाइड करेगा, 12 खुद को ही कर देगा, फिर 24 को 2 बार करेगा, फिर, या नॉर्मल लैंग्वेज में इसको टेबल कह सकते हैं। टेबल किसी की भी जो टेबल्स होती है ना वो उसके मल्टीपल होते हैं, है ना, वो उसके मल्टीपल होते हैं। 12 2 या 3 या ऐसे करके पढ़ते रहते हैं इनको। तो किसी का भी टेबल है वो उसके मल्टीपल है। तो जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, अब देखो टेबल है तो टेबल बढ़ती ही जाती है आगे को, है ना। और सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, वो खुद, उसके बाद बड़ा होता है। तो दिमाग में ऐसा रखना, मल्टीपल वर्ड आया तो वो काफी बड़ी सी चीज होगी, वो छोटे से छोटी क्या हो जाएगी, वो खुद ही होगा छोटे से छोटा, बाकी तो फिर बड़े ही बड़ा होने हैं। तो मल्टीपल एक बड़ा वर्ड है और नॉर्मल लैंग्वेज में उसे टेबल कह सकते हैं, और डेफिनेशन के फॉर्म में जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं। अब एक ही नंबर के दोनों सोचें, कोई कहे कि 12 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो ये 12 के फैक्टर हैं, और 12 के मल्टीपल क्या क्या हैं, ये हैं। अब कोई एक, जैसे हम सोचें कि ये 24 है, ये क्या है, 12 का मल्टीपल है, मतलब 12 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये 12 का मल्टीपल है, 12 इसका कौन है, 12 इसका फैक्टर है। तो फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे के मतलब एक अपोजिट, वैसे वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे अपन रिश्तों में कहते हैं ना कि ये इसका चाचा है तो वो उसका भतीजा है, ऐसे ही अगर कोई किसी का फैक्टर है तो वो उसका मल्टीपल होगा। फैक्टर और मल्टीपल ऐसे होते हैं, क्योंकि 12 इसका फैक्टर है, क्योंकि 12 से ये डिवाइड हो, 24 इसका मल्टीपल है। और छोटे बड़े से भी आप जल्दी बता सकते, 12 छोटा सा है ना इससे, तो ये इसका फैक्टर है, ये इससे बड़ा है आगे चल के, तो ये मल्टीपल है। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, फैक्टर देखो अभी हमने देखे लिमिटेड है, यहाँ खत्म होगा, इसके 6 फैक्टर, इसके 6, लेकिन मल्टीपल अनलिमिटेड है, कितने भी आगे, टेबल कभी खत्म थोड़ी होते, आगे बढ़ते जाएगी। तो मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी नंबर के, लेकिन फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं। फैक्टर और मल्टीपल समझ आ गए, इन्हीं से आगे एलसीएम और एचसीएफ पे बढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल पता हो तब तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर वगैरह ये क्लियर हो तब हम आगे बढ़ेंगे।
अच्छे से पढ़ाए जाएं तो समझ आ जाते हैं, लेकिन बार बार फिर भूल जाते हैं, इसलिए दिमाग में बना के इन्हें रखना। थोड़ा और आगे क्लियर करें। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम पहले तो इसके एक एक वर्ड से अपन समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल हमने पढ़ा अभी क्या होते, टेबल्स होते, या जो गिवन नंबर से डिवाइड होते चले जाएं, बड़े बड़े से नंबर जो उससे बड़े आगे चल के टेबल बढ़ती ही है। और उसमें भी क्या देखना, कॉमन देखना। सबसे पहले तो एलसीएम होता किसका है, कम से कम दो नंबर्स का होता है, एक अकेले का तो होता नहीं, दो तीन फिर आगे कितने भी हो जाए। तो उनमें भी कॉमन ढूंढना, कॉमन मतलब एक जैसे। जैसे मान लो ये लिखा है 10, 15 और 20 का हमें बताना है, इन तीनों का एलसीएम बताना है। अब एलसीएम का जो तरीका हम जानते हैं वो अभी समझो, अभी हम नहीं जानते, हम तो नॉर्मल तरीके से निकाल रहे हैं। हमने देखा मल्टीपल, मल्टीपल लिखे 10, 20, 30, 40, ये हो गया मल्टीपल। इसके निकाले 15, 30, 45, फिर 20, 40, 60, 80। ठीक है, इसमें भी आगे बढ़ा लो अभी। अब देखो, अब हमें क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, 10 है तो इनके पास नहीं, 20, 30, 40, 40 इसके पास नहीं है, 50, 60 है, 60 देखो इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी। इससे छोटा और कोई कॉमन है क्या? और आगे आएगा 120 आएगा, देखो इसमें आएगा कि नहीं, इसमें भी 120 आगे चल के आएगा, इसमें भी 120 भी तीनों में आएगा। ऐसे कितने इनफाइनाइट नंबर आएंगे कॉमन, कॉमन नंबर की बात कर रहे हैं। कॉमन मल्टीपल कैसे आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, बहुत आएंगे जो कॉमन मिलेंगे हमें। तो हम क्या देख रहे हैं, मल्टीपल, तो हमने सबके मल्टीपल लिख दिए। उसमें भी कैसे मल्टीपल, कॉमन वाले, तो हमने कॉमन देख लिए। कॉमन में भी कैसे, लीस्ट, सबसे छोटे वाले। तो सबसे 60 से छोटा और कोई है जो कॉमन है, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम का बेसिक तो ये, तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ये है कि एलसीएम बना कैसे, सारे मल्टीपल में भी कॉमन। इसका यूज क्या है, क्यों हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है? तो मल्टीपल क्या होता है, जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो बहुत सारे नंबर जब दिए हों, बहुत सारे नंबर जब दिए हों और हमें ऐसी ज़रूरत पड़े, या हमारा मन करे कि हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो वो उन तीनों का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल ही होगा। कैसा मल्टीपल होगा, कॉमन। कॉमन होगा ना, तभी तो सबसे डिवाइड होगा। कॉमन में भी हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत कम से कम पड़े, हमें कम से कम मेहनत करनी पड़े, डिवाइड ज़्यादा कठिन ना हो जाए। कम मेहनत कब करनी पड़ेगी, जब यहाँ छोटे से छोटा कुछ होगा ताकि जल्दी डिवाइड हो जाए। छोटे से छोटा मतलब लीस्ट। तो इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम की जरूरत पड़ती है जब हमें कोई ऐसा नंबर सोचना पड़े जो गिवन सारे नंबर से डिवाइड भी हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तभी ध्यान होगा, जो अपन ऐसे वाले डिवाइड करते ना, ऐसे वाले प्लस माइनस सीखते हैं फ्रैक्शन वाले, तो ए और बी का क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम को डिविडेंड बना के फिर इसमें डिवाइड करते हैं ऐसे। तो डिवाइड क्यों करते, ऐसा एलसीएम ही क्यों निकालते, मैंने ये बात कई बार बता चुका। कई लोग एलसीएम ना निकालें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, उनका भी आंसर सही आता है। लेकिन एलसीएम क्यों निकालते हैं, ताकि हमें कम मेहनत करनी पड़े और दोनों से डिवाइड हो जाए। छोटी क्लास का एक आध बार ध्यान होगा, कई बार बच्चे एक आध बार कहते हैं कि सर इसका इसमें डिवाइड हो ही नहीं रहा है, इससे इसमें डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो टीचर बिना ही देखी कह देता है तुमने कुछ गलत किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि एलसीएम में तो हो ही नहीं सकता कि डिवाइड ना हो, डिवाइड तो होता ही है इसका इसमें, और इजीली डिवाइड होता है। इसलिए ये एलसीएम, और एलसीएम को ये ध्यान रखना, एलसीएम डिविडेंड होता है। डिविडेंड यानी, डिविडेंड जानते हैं, जो इधर लिखा होता है बॉस टाइप का, जिसमें सब डिवाइड करते हैं, जिसमें सब डिवाइड करते हैं, तो एलसीएम डिविडेंड होता है। उसमें आके लोग डिवाइड करते हैं। आगे चल के जरूरत ऐसी पड़ेगी, एलसीएम में आकर सब जो और चीजें हैं गिवन नंबर्स हैं वे डिवाइड करते हैं। एलसीएम इस पोजीशन वाली चीज है एलसीएम। अब एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये भी 10, 15, 20 का अपन निकालने की कोशिश करें, 10, 15, 20। तो देखो सबसे पहले इधर से शुरू करें, फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें और छोटे होते हैं। फैक्टर वर्ड, फैक्टर छोटे होते हैं। तो इससे छोटे छोटे मतलब जो इसको डिवाइड करेंगे, 1 करेगा, इसको डिवाइड 2 करेगा, फिर
5 करेगा और 10 फिर खुद करेगा, यही करेगा। इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा और 15 खुद करेगा। इसको 1 करेगा, 2 करेगा, 4, 5, इसके बाद 10 और 20। तो ये फैक्टर होगा, फैक्टर लिमिटेड होते हैं हमें पता है, इतने ही हो सकते हैं बस। इसमें भी कॉमन ढूंढना है अब हमें, कॉमन। तो कॉमन देखो क्या क्या है, 1 कॉमन है सबसे पहली बात तो, इसके बाद 2 नहीं दिख रहा, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन है, और इसके बाद अभी तो कॉमन कोई सा दिख नहीं रहा है, तो 2 कॉमन दिख रहा है। कॉमन में भी हमें कैसा चाहिए, हाईएस्ट कॉमन चाहिए, तो बड़े से बड़ा कॉमन तो 5 ही है। तो ये जो इसका HCF आएगा इन तीनों का HCF, वो क्या होगा, 5 होगा। ये HCF का बेसिक है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें भी कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन फैक्टर में से भी हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर वो हमारा HCF होता है। HCF की जरूरत क्यों पड़ी, HCF की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ नंबर्स ऐसे दिए हों जिनमें डिवाइड होना है, ऐसे नंबर हमें ढूंढना पड़े जो 10 को भी डिवाइड कर दें, 15 को भी डिवाइड कर दें और 20 को भी डिवाइड कर दें। बात समझ आ रही है उसमें और इसमें अंतर है। उसमें 10 से डिवाइड होना था, ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे जिसमें 15 से डिवाइड होना था, 20 से डिवाइड होना था। अब ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो 10 को भी डिवाइड कर दे, 15 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे। जो इन्हें डिवाइड करेगा वो इनका फैक्टर होगा, और तीनों को करेगा तो इनका कॉमन फैक्टर होगा। और कम से कम उसमें बात निपट जाए, ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े, तो कोई बड़े से बड़ा नंबर होगा वो इजीली डिवाइड कर देगा, इसलिए हाईएस्ट की ज़रूरत पड़ी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आएगा वो इन्हें क्या करेगा, इन्हें डिवाइड करेगा। वो डिवाइड करेगा तो इस पोजीशन वाला होगा, HCF हमेशा इस पोजीशन वाला होता है, वो डिवाइड करता है लोगों में। और LCM यहाँ होता है, उसमें आकर डिवाइड करते हैं। LCM को ऐसे भी याद रखते हैं, इन दोनों का निकालते हैं फिर क्या करते हैं, उसमें डिवाइड ही तो करते। तो LCM में आकर सब डिवाइड करते हैं, और HCF से डिवाइड होता है गिवन नंबर्स में। तो HCF जो है ना, गिवन नंबर डिविडेंड होते हैं और HCF उनका डिवाइजर होता है। HCF तो उनमें डिवाइड करता है, जो नंबर दिए तो होते हैं वो डिवाइड। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ती है, इस चीज़ की दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ HCF निकालें कि LCM निकालें। तो LCM अपना क्या होता है, LCM डिविडेंड होता है, जो गिवन नंबर है वो डिवाइजर होते हैं, उनसे डिवाइड होता है। और HCF डिवाइजर का काम करता है। आगे कुछ क्वेश्चन, अब LCM और HCF के ये तो बेसिक्स हो गए, लेकिन इन्हें फाइंड करने के तरीके क्या हैं, इन्हें फाइंड करने के तरीके क्या हैं, तो कई तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही ज़्यादा यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड LCM एंड HCF, LCM और HCF फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, हर एक कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। जैसे अभी वही फिर उसी से निकालते हैं, अभी 10, 15, 20 का निकाला था, इसका HCF निकालते हैं, क्या हो गया, 10, 15 और 20 का निकालते हैं। 10 के प्राइम फैक्टर करो तो क्या होंगे, 2 × 5, अलग से कर लेना जैसे ना आता हो। 15 के क्या होंगे, 3 × 5, इसके क्या होंगे, 2 की पावर 2 × 5, यही होगा। प्राइम फैक्टर जैसे किए जाते हैं वैसे किया करें, 20 के करना 2 10 जा, 2 5 जा, 5 बन जाए, तो 2 की पावर 2 × 5। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, ये ध्यान रखा कर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, पहले तो कॉमन देखना फिर उसकी स्मॉलेस्ट पावर, वो कॉमन है या नहीं। तो कॉमन इसमें क्या है, 5 ही है, और 5 की भी स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, तो सबके पास स्मॉलेस्ट ही है, 1 पावर है, इसलिए HCF 5 की पावर 1 हो गया, मतलब 5 ही हो गया। तो हमें कॉमन में भी स्मॉलेस्ट पावर ढूंढनी है, सबसे कम। ये तो नॉर्मल हो गया, मान लो कहीं और किसी और का दिया होता, कुछ और एग्जांपल ऐसे वाले लेते हैं अपन, ABC में ले लो। जैसे किसी के फैक्टर हैं A की पावर 2, B की पावर 3, C की पावर 2। किसी के फैक्टर हैं A की पावर 3 × C अकेला। अब देखना इसका HCF हमें निकालना है, तो क्या चाहिए हमें, सबसे पहले तो कॉमन देखना, और फिर उसमें भी स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन क्या है इनमें, A है, तो A हो गया, कॉमन A है ना, उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है
2, और फिर कॉमन क्या है, बी तो कॉमन है नहीं, सी है, सी की स्मॉलेस्ट पावर 1 है बस। तो ये हो गया एच सी एफ, ए स्क्वायर और सी, ऐसे एच सी एफ निकालना, ये हो गया एच सी एफ ए स्क्वायर और सी। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं इसमें और इसमें, इस वर्ड पे भी ध्यान दिया करें, हम जनरली केवल इस वर्ड पे ही ध्यान देते रहते हैं कि स्मॉलेस्ट पावर और ग्रेटेस्ट पावर, इसमें कॉमन देखना था। भले ही जैसे बी की पावर स्मॉलेस्ट है या कैसी भी है उस पर ध्यान दे लेते तो हम बी लिख देते, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बी इसके पास तो है ही नहीं, पहले कॉमन देखना। और इसमें क्या देखना, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं उन सब को देखना है, और फिर उसकी भी क्या देखना है, ग्रेटेस्ट पावर। जैसे मान लो कोई नंबर है उसका दिया हो 2 की पावर 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर करने के बाद जो आएगा वो पहले से ही लिख ले रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर इंटू 5 की पावर 3। एक और नंबर है वो है 2 इंटू 5 की पावर 2। इनका हमें एलसीएम निकालना है मान लो। तो सबसे पहले हमने देखा 2 में भी कैसी पावर, ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर हाईएस्ट है 2। इसके बाद 3 को लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे, 3 को भी लेंगे, वही है मतलब ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, जितने भी इन्वॉल्व है, भले ही 3 इसके पास नहीं है तब भी लेंगे क्योंकि इन्वॉल्व है ना वो इसमें। और इसमें देखते तो 3 कॉमन देखते पहले, कॉमन है या नहीं, तो 3 भले ही इसके पास नहीं तब भी लेंगे, और उसमें भी उसकी हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो बस। अब 5 दोनों के पास है तो भी लेंगे, और उसमें भी हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, तो हाईएस्ट पावर 3। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं, हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है और उसमें भी ग्रेटेस्ट पावर वाला। तो 2 दोनों के पास है, ग्रेटेस्ट पावर वाला ले लिया, 3 दोनों के पास नहीं है फिर भी ले लिया वो ग्रेटेस्ट पावर वाला, 5 दोनों के पास है फिर ले लिया उसमें भी ग्रेटेस्ट पावर वाला। इसमें ग्रेटेस्ट पावर वालों को लिया जाता है और हर एक को लिया जाता है, कोई भी छूट ना पाए और उसमें से ग्रेटेस्ट पावर वाला आ जाए। और एचसीएफ में कॉमन देखते हैं पहले सबके पास है या नहीं, सबके पास अगर है तो उसमें से भी स्मॉलेस्ट पावर वाला, ये होता है एचसीएफ और एलसीएम। तो ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें कर दें। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर एलसीएम भी फाइंड करना है, पहले एचसीएफ फाइंड करना है फिर एलसीएम, दोनों ही फाइंड करना है। सबसे पहले 96 के प्राइम फैक्टर करो और 404 के भी प्राइम फैक्टर करो, कर लो इन्हें। 2 से किया होगा, ठीक है, इसको ऐसे किया होगा, इसके बाद इसे 2 से करोगे, ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम है, हाँ। तो 96 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 5 और इंटू 3, ऐसे ही 404 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमें पहले एचसीएफ बताना, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, और कॉमन में भी छोटी पावर, तो 2 कॉमन है उसमें भी छोटी पावर 2 की पावर 2, मतलब एचसीएफ आ गया 4। अब बताना एलसीएम, एलसीएम होता है जिसमें सब आ जाए और उसमें भी बड़ी पावर आ जाए, तो 2 में बड़ी पावर 5, 3 भी ले लो और 101 भी ले लो। इसे किया होगा 32 इंटू 303, तो कितना आया 96 96 96, ये हो गया एलसीएम। बस ये करना था, समझ आ गया। देखो जो मैं बता रहा हूँ वो चीज भी ध्यान रखो, तुम्हें लग रहा होगा कि छोटी सी चीज वो बताई है, ये कि एलसीएम जो होता है ना वो होता है डिविडेंड, मतलब इस पोजीशन वाली चीज है एलसीएम, जो गिवन नंबर है उनसे डिवाइड हो जाना चाहिए एलसीएम में, और एचसीएफ ये पोजीशन वाली चीज है उससे डिवाइड हो जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या गलत आंसर आए, मान लो अभी वो बता रहा था एलसीएम 2 आ रहा, तो खुद सोच लोगे कि एलसीएम तो बड़ी चीज है उसमें डिवाइड होना चाहिए, ऐसी यहाँ वाली चीज है एलसीएम तो इधर रखने वाली चीज, तो 96 से कैसे डिवाइड हो जाएगा 2 में, 404 से नहीं होगा ना। तो ये एलसीएम और एचसीएफ की पोजीशन भी पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम 6, 72, 120। करो ऐसे ही करो बिल्कुल, 6 के करो प्राइम फैक्टर
72 के करो और 120 के करो, वही एलसीएम और एचसीएफ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब। 2 3 या 6, 3 1 जा 3, 2 से किया 2 3 या 6, 2 6 या 12, 2 6 या 12 0, 6 को क्या लिख सकते 2 इंटू 3, 72 को लिख सकते 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 120 को लिख सकते 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ तक हो गया क्या? करो करो। इसके बाद एलसीएम देखो तरीका, एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालना, जिसमें सब आ जाए, 2 सबके पास है, हाईएस्ट पावर उसकी कितनी है 3, फिर 3 देखें, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, अब 5 भले ही सबके पास नहीं है लेकिन लेंगे क्योंकि सबको लिया जाता है एलसीएम में। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5, तो 360 आएगा एलसीएम। ये गलत नहीं आने चाहिए भैया, ये एलसीएम एचसीएफ ही गलत आएंगे। एचसीएफ में क्या देखना, कॉमन, 2 सबके पास है तो 2 को ले लेंगे, उसमें भी सबसे छोटी पावर 1 है तो 1 हो गया। 3 सबके पास है तो 3 को भी ले लेंगे, उसमें भी सबसे छोटी पावर 1 है। 5 सबके पास नहीं है तो बस 5 को छोड़ो, तो 2 3 या 6 इसका एचसीएफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12 15 21। ये करो, इनकी प्रैक्टिस करो, ये खुद ही करना है भैया, करो। आंसर मैच करा दें क्या? इसका एचसीएफ बताओ कितना आया 3, एलसीएम 1 मिनट बस 420, इसका एचसीएफ 1 और एलसीएम 1 जी 1 1 3 3 9, इसका एचसीएफ 1 और एलसीएम, ये मैच कर लेना आंसर। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए और बी, तो उनका एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ और ए और बी का एलसीएम का जो मल्टीप्लाई करें, तो एचसीएफ ब्रैकेट ए बी का मतलब है ए और बी का एचसीएफ, ब्रैकेट ए बी का मतलब ए और बी का एलसीएम, उनका मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, उनका मल्टीप्लाई करें तो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होगा, है ना। एक आधा एग्जाम्पल से समझते कि क्यों होगा। जैसे मान लो 20 है, ठीक है, और एक नंबर है 75 मान लो, 20 और 75, इनका एलसीएम क्या होगा? जो भी होगा पहले तो अपन इनके प्राइम फैक्टर कर लें। इसके क्या प्राइम फैक्टर होंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 कर लेना अलग से, 20 के 2 की पावर 2 इंटू 5 यही होगा। 75 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे? 3 इंटू 5 की पावर 2, यही होंगे प्राइम फैक्टर, ऐसे होंगे नहीं। 75 के करोगे 3 से कटेगा 25 आएगा, 5 5, 3 इंटू 5 प्राइम फैक्टर कर लिए। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही तो हमने सीखे, ठीक ना। अब इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या होता है? सबको इंक्लूड करते हुए हाईएस्ट पावर 2 है, भले इसके पास नहीं है लेकिन अपन लेंगे, हाईएस्ट पावर 2 की 2 है, और एल 3 इसकी पावर 1 ही है, इसको लेना 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, यही होगा एलसीएम बस। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन, और कॉमन में भी लोएस्ट पावर। कॉमन क्या है? 5 में भी लोएस्ट पावर 5 की पावर 1 है, मतलब अकेला 5। अब देखना, अगर इन एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 2 आएगा, 2 की पावर मतलब 2 आ जाएगी, है ना, और 3 आएगा, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 ये 1 ये, तो 5 की पावर 3। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई ये आया। अब इन दोनों ही नंबर का मल्टीप्लाई अगर कर दें अपन, इन दोनों का जो अपने पहले से लिए थे, तो क्या होगा? 2 की पावर 2 और क्या है 3, और 5 की पावर क्या हो जाएगी? 2 और 1 3। तो ये और ये एक जैसा आया कि नहीं? इसका मतलब कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई वही आता है जो उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई आता है। ऐसे कैसे भी एक्सपेरिमेंट अलग अलग क्वेश्चन में करके तुम देख सकते हो, इससे ये थ्योरम या ये फॉर्मूला बन। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है वो 3 वैल्यू दी, अपने पास 4 की बात चल रही, किस किस की? एचसीएफ की,
एलसीएम की, फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की दो। तो इनमें से 3 वैल्यू जनरली दी होती हैं। मान लो एचसीएफ भी दिया, एलसीएम भी दिया, फर्स्ट नंबर दिया, पूछ लिया तुमसे सेकंड नंबर क्या होगा, या दोनों नंबर दे देंगे, एचसीएफ दे देंगे, पूछ लेंगे एलसीएम क्या होगा। तो हमें पता है 2 दिया होगा, तीसरे को डिवाइड में भेजकर अपन बची वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी 2 देगा तो फिर वो प्रोडक्ट पूछेगा कि एक नंबर उसका एचसीएफ इतना, एलसीएम, बचे 2 का प्रोडक्ट बताओ, तो वो भी बता सकते हैं, मल्टीप्लाई तो बताना है ना। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए, ये फॉर्मूला सबको समझ एकदम रट गया ना दिमाग में। 4 चीजें, एचसीएफ, एलसीएम, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 4 में से 3 देगा और चौथी पूछेगा, तो अपन वैल्यू डायरेक्ट पुट करके इसमें निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। एचसीएफ और एलसीएम बताना है, वेरीफाई करना, फिर एचसीएफ एलसीएम को जो अभी किया वही करना है। अभी तो जो अभी करके दिखाया था उसी को वेरीफाई कर रहा है कि ये फॉर्मूला सच है या नहीं। एलसीएफ इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट दोनों नंबर के होता है। तो 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ निकालो। 26 के फैक्टर करोगे क्या आएगा, 2 इंटू 13। 91 के करोगे तो 7 इंटू 13, 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। इनका एलसीएम क्या होगा, 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 13 भी आ जाएगा। 13 की पावर 2 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। दोनों में से हाईएस्ट 1 ही है, दोनों का हाईएस्ट। एचसीएफ क्या होगा दोनों का, 13, कॉमन 13 आ रहा है तो एचसीएफ 13। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर का प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 यानी 13 का स्क्वायर। और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, 2 इंटू 7 इंटू ये भी 13 की पावर 2 हो गया। तो एक जैसा आ रहा है तो बस वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये हो गया, बस ये करना था। ये बचे तो कर लेना, कुछ खास इसमें है नहीं। अब इस तरह का क्वेश्चन देखो, एचसीएफ एलसीएम ये वाला फॉर्मूला है ना, हर कोई से भी साल का पेपर उठा लेना, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एमसीक्यू में जनरली आता है। ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो एचसीएफ दिया है, देखो ये क्या है, अपने नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ कितना दिया है, 9। एलसीएम बताना इन्हीं का एलसीएम बताना। तो अपने को क्या दिया, दोनों तो नंबर दिए हैं, उनका एचसीएफ दिया और एलसीएम दिया है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए इंटू बी, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई काय के इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक नंबर है 306, एक नंबर है 657। एलसीएम हमें बताना है और एचसीएफ है 9, यही है ना। 306 657 एलसीएम होना है, 9 आ जाएगा अपॉन में, तो एलसीएम निकल गया। दोनों ही 9 से कट रहा है, कोई सा भी काट सकते हो। ये भी कट रहा है, दोनों ही कट रहा है, 9 7 63, 73। कितना आ रहा, 22338, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। ये वो टाइप पूरा समझ में आ गया ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसका हो गया। सम मोर क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारा बेस क्लियर होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का। ऐसा नहीं कि केवल हम निकालना जानते हैं, हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर होता क्या है। वो वाली चीज़ जो बताई थी कि जो एलसीएम होता है वो किसका काम करता है, डिविडेंड का काम करता है। एलसीएम जो होता है वो ये वाली चीज़ है, एलसीएम यहाँ होता है, मतलब जो गिवन नंबर्स हैं उनसे एलसीएम में डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ये डिवाइजर का काम करता है, जो गिवन नंबर से उनमें ये डिवाइड दे, अगर एचसीएफ से उनमें डिवाइड दिया जाए तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो पढ़ते हैं इसको, लगते हैं सोनिया को, ठीक है, इसे 18 मिनट लगते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में। और रवि, एक रवि है कोई रवि, इसे लगते हैं 12 मिनट, इसे लगते हैं 12 मिनट। एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन एक टाइम से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कितने टाइम बाद ये फिर मिलेंगे।
तो देखो पहले ये समझ आना चाहिए कि एलसीएम है या एचसीएफ। तो देखो इसे 18 मिनट लगते हैं, इसे 12 मिनट, एक चक्कर लगाएगी जे 18 मिनट में, दूसरा 36, तीसरा 54, है ना, ऐसे आगे लगता जाएगा कि नहीं। तो ये टेबल चल रही है, 18 के मल्टीपल चल रहा है, और ये 12 मिनट में, फिर दूसरा 24 में, फिर ये 36 में, ऐसे लगाएगा कि नहीं। तो ये भी टेबल चल रही। तो देखना ये 18 में, 36 में, ऐसे लगते जाएंगे कि नहीं, ये 12, 24, 36। तो ये देखो अब हमें ऐसा नंबर इनमें से बताना है। देखो एक चक्कर, दूसरा चक्कर, कितने टाइम बाद ये मिलेंगे ऐसा पूछा है। तो देखो 36 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ भी पड़ रहा है और यहाँ भी, और इनमें भी सबसे लोएस्ट है। देखो 18 वाला है, इसका एक चक्कर कौन कर गया। अच्छा अगला वो पेज हो गया, तो मैंने नहीं किया, वो मक्खी वक्खी होगी, ये मक्खी। चलो देखो 18, 36, 18 में एक चक्कर, 36 में इसके दो चक्कर हो गए, ये 12 में एक चक्कर, 24 में दूसरा और 36 में इसका तीसरा। तो जब 36 मिनट पूरे हो जाएंगे तो ये भी इसी पॉइंट पे होगा और ये भी इसी पॉइंट पे होगा, दोनों होंगे कि नहीं एक ही पॉइंट पे। भले इसके दो ही चक्कर हो पाए होंगे और इसके इसने 3 लगा लिए होंगे तब उस जगह पर, लेकिन मिलेंगे तो उसी जगह पर ना। तो ये क्या है, ये एलसीएम। एलसीएम जब सिखाया था तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही बताया था कि सारे मल्टीपल्स में भी कॉमन मल्टीपल, और कॉमन में भी लोएस्ट वाला, तो वो होता है एलसीएम। तो अपन देखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का एलसीएम अलग से निकाल देना, ऐसे 18, 12 जैसे वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकलवाते हैं वैसे निकाल दिया करें। 2 × 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 × 3, ये हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, सबको इंक्लूड करते हुए हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2 ज़्यादा है, 3 की पावर भी 2 ज़्यादा है, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 9, 9 4 36। तो 36 मिनट बाद भी फिर मिलेंगे उसी स्थान पर। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम निकालने के तरीके ये हैं। दूसरा तरीका एलसीएम का वो होता है जो हम करते रहते हैं, लेकिन एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पहले दिन बताया था कि एलसीएम होता क्या है, कि जितने सारे मल्टीपल हैं उनमें से भी कॉमन, और कॉमन में से भी लोएस्ट। तो ये क्वेश्चन काय का बन रहा है, 18, दूसरे राउंड में दो चक्कर लगाने में 36, तीसरे में इतना टाइम लग जाएगा, इसे इतना टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन बन गया काय का, मल्टीपल का। मल्टीपल में भी हमें ऐसा टाइम ढूंढना जो दोनों का एक जैसा हो, और उसमें से भी हमें ये बताना कि सबसे पहले कितने टाइम बाद मिल जाएंगे, तो लोएस्ट ढूंढना है। तो ये इससे पता चला कि एलसीएम निकालना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टी। एचसीएफ वाले कोई बात ही नहीं ना। तुम एचसीएफ का कुछ ऐसा ऐसा कुछ पता करना कि 18 मिनट या 12 मिनट दोनों इससे डिवाइड हो जाएं, ऐसा कोई नंबर, ऐसा कुछ वो बताना जो इससे भी डिवाइड हो रहा हो, इससे भी 12 से भी 18 से भी। तो वो छोटे से छोटा 36 है, 36 ऐसा टाइम है। अगर कोई पूछे जब तक इसके कितने चक्कर हो जाएंगे पहले वाले के, 18 कितने जा होता 2 जा, तो पहले वाले के 2 चक्कर लग जाएंगे, और इसके कितने लग जाएंगे, इसके 3 चक्कर लग जाएंगे उसी 36 मिनट में। तो भले ही इसके 2 लग गए और इसके 3 लग गए, लेकिन उतने टाइम बाद मिले तो ना उसी स्थान पर। ये पूछा था कि कितने टाइम बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद भी मिल जाएंगे। उसके बाद कोई और ऐसा चांस है। हाँ अगली बार 72 पे 36 का डबल, अगले 72, अगला ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो रहा दोनों से, अगला 72 है, तो फिर अगली बार फिर 72 पे, फिर मतलब 36 के उसमें टेबल चलती रहेगी, उस तो सबसे पहले 36 पे मिलेंगे। अब देखो एलसीएम में भी जितनी तरीके से अपन ने एलसीएम पढ़ा था, एक बार वो पेज निकाल ही दें एलसीएम वाला। जितने तरीकों से एलसीएम पढ़ा था वो सारे तरीके आने चाहिए एचसीएफ एलसीएम के, और उन सब पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बन जाते। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताया था, 10 15 20 का टेबल चलेगी, उसमें से भी कॉमन वाला और लोएस्ट वाला, उसका यूज हो गया अभी। एक फिर ऐसा आएगा कि ऐसा डिविडेंड हो, एलसीएम वो डिविडेंड होता है जो गिवन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है ना। एलसीएम जैसे ऐसे ही तो होता फ्रैक्शन में, जब अपन एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी करते हैं तो ए और बी का एलसीएम निकालते, क्यों निकालते, क्योंकि वही एक ऐसा लोएस्ट नंबर होता है जो दोनों से डिविजिबल होता है। तो ये ऐसा कुछ ध्यान, और उसमें एक पावर वाला पता ही है कि वो पावर ऐसी दोनों में से हर पावर इंक्लूड हो जाए, और हाईएस्ट पावर। एचसीएफ क्या होता है, सारे फैक्टर्स में से सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो हाईएस्ट हो।
और वो डिवाइजर होता है जो सारे गिवन नंबर को डिवाइड कर देता है। HCF डिवाइजर होता है जो सारे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, बड़े से बड़ा डिवाइजर होता है। और ये छोटे से छोटा वो डिविडेंड होता है जो गिवन सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो LCM इस पोजीशन वाला है और HCF इस पोजीशन वाला। LCM वो होता है जो सबसे डिवाइड हो जाए, HCF वो होता है जो सबको डिवाइड कर दे। ये छोटे से छोटा वो नंबर होता है जो सबसे डिवाइड हो जाए, ये बड़े से बड़ा वो नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर दे। तो अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन एक साथ जा रहा है, एक साथ चले। देयर स्टेप्स मेजर, उनके कदम जो है ना, एक का कदम 40 सेंटीमीटर का है, एक का 42 सेंटीमीटर का, एक का 45 सेंटीमीटर का। बड़े छोटे छोटे कदम रख रहा है। एवरेज एक नॉर्मल चाल जो चलते हैं वो एक कदम कितने का होता है? 75 सेंटीमीटर का होता है। अपन जो एवरेज नॉर्मल चलते परेड में जो चलते वो 75 सेंटीमीटर का एक कदम होता है। ये क्या है? स्टेप ऑफ करते टुगेदर, तीनों के अलग अलग कदम लिखे, इनकी मेजरमेंट इतनी है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, हर एक को कितनी मिनिमम डिस्टेंस चलनी चाहिए ताकि ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, ताकि सब सेम डिस्टेंस कवर करें और कंप्लीट स्टेप में करें। क्वेश्चन अच्छे से समझना। 3 लोग हैं, तीनों के कदम की अलग अलग मेजरमेंट है। एक कदम ये 40 का, इसका 42 का और उसका 45 का। अब मिनिमम डिस्टेंस उन्हें कितनी कवर करना चाहिए ताकि सब सेम डिस्टेंस चलें, मतलब जितनी डिस्टेंस पहला आदमी चला उतनी ही दूसरा, उतनी ही तीसरा, कम ज्यादा डिस्टेंस नहीं करानी है ना। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें कम ज्यादा, कोई के 2 चक्कर हो पाए थे, कोई के 3, इसमें एक बिल्कुल एक जैसी डिस्टेंस। और कंप्लीट स्टेप का मतलब ये नहीं कि बाद का एक आध कदम किसी को छोटा सा रखना पड़ा, पूरे पूरे जितने जितने वो स्टेप रख रहा है पूरे पूरे स्टेप रख दें। बात समझ आ रही? ये मतलब जितने भी स्टेप रखे 40 ही 40 के रखे, ये 42 ये उतने, कम किसी का स्टेप नहीं करवाना, पूरी तरह हो जाए। ये बात अब समझ रहे हो? हमें ऐसी डिस्टेंस बतानी है जो 40 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो, कंप्लीटली डिवाइड हो तभी तो पूरे पूरे हो पाएंगे। ये 42 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो, 45 से भी। यहीं से थोड़ा आइडिया लगना शुरू हुआ कि क्या होगा जो सबसे डिवाइड होगा। क्या होता है? LCM होता है। और LCM ही क्यों है? क्योंकि लोएस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, कम से कम वो डिस्टेंस जो कंप्लीटली तीनों से डिवाइड हो। क्लियर है ना? LCM होगा लोएस्ट कॉमन। LCM किस उससे पता चला? क्योंकि LCM का जो वो पढ़ा था अपन ने, LCM ही तो वो नंबर होता है जो गिवन सारे नंबर से डिवाइड होता है और लोएस्ट होता है। LCM ही तो वो नंबर होता है जो गिवन जितने भी नंबर हैं सबसे डिवाइड होता है और लोएस्ट होता है। तो हमें मिनिमम ही डिस्टेंस बतानी है और पूरे किसी के स्टेप सबके कंप्लीट स्टेप हो जाएं, कोई का स्टेप कम ना पड़े, है ना। तो वो डिस्टेंस ऐसी होगी जो 40 से भी डिविजिबल होगी, ये 42 से भी डिविजिबल होगी और 45 से भी डिविजिबल होगी और लोएस्ट होगी। सबसे कम डिस्टेंस मिनिमम कम से कम बतानी है सबकी, तो वो क्या होगा इनका? LCM। तो अपन लिखेंगे द डिस्टेंस विल बी LCM ऑफ 40, 42 एंड 45। जो डिस्टेंस है वो इनका LCM होगी। तो हम LCM निकालें, 40 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 इंटू 5। 42 के क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7। 45 के क्या होंगे? ये कर लिया करे अलग से फैक्टर वगैरह ऐसे लिख के। 45 के क्या होंगे? 3 की पावर 2 इंटू 9, नहीं 5, 3 की पावर 2 इंटू 5, ये होगा इसके फैक्टर। अब हमें क्या बताना है इनका? LCM। LCM क्या होता है? सब कुछ इंक्लूड हो जाए और उसमें भी हाईएस्ट। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3, 3 की पावर हाईएस्ट 2, फिर 5 अकेला ही है और 7 है। 2 की पावर 3 8 हो गई, 3 की पावर 2 9 हो गई, 5 इंटू 7। तो 8 पंचे 40, 9 सत्ते 63, 2520 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जो कंप्लीटली कवर हो जाएगी, हर कोई कंप्लीटली डिवाइड होगा, मिनिमम डिस्टेंस है। और अगर कोई ये पूछ ले, मान लो अब इसके बाद और भी पूछ सकता कि पहले वाले ने कितने कदम चले होंगे इस डिस्टेंस के लिए, 40 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कि इसने इतने कदम चले।
दूसरे वाले को डिवाइड कर दो, उसके इतने कदम, अलग अलग कदम भी पूछ जा सकता। केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दूसरे और तीसरे वाले के कदम का योग जोड़ कितना होगा, सम ऑफ ऐसा कुछ। तो पहले वाले से डिवाइड कर दो दूसरे से जो कदम आपने जोड़ा है। सेम क्वेश्चन है, ये करके दिखाना है, सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एलसीएम आ गया होगा 360 सेंटीमीटर, मतलब 360 ऐसा डिस्टेंस है जो ये भी कंप्लीट कर लेगा, ये भी। और स्टेप भी बताए जा सकते हैं। पहले वाले 30 से इसको डिवाइड करो तो पहले वाले ने 12 कदम चले होंगे। अगर ये पूछा होता कि स्टेप बताना है तो इससे इसमें डिवाइड करो, इससे 12 कदम चले होंगे। दूसरे वाले ने कितने कदम चले होंगे, 10 स्टेप, और तीसरे वाले ने 9। तो ये इनके अलग अलग कदम भी बताए जा सकते हैं कि इनने कितने कितने कदम चले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते ही साथ समझ में आ रहा है क्या है। तो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, इससे और इससे दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर बताओ। नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं, 3 तो है ही नहीं, 3 कैसे होगा। छोटे से छोटा जो इनसे डिविजिबल हो, इनसे डिविजिबल जो होगा वो 3 होगा, डिविजिबल बाय। और पहली बात तो यहाँ भी देखा जा सकता ना, स्मॉलेस्ट नंबर कह रहे तो लोएस्ट तो एलसीएम होता, हाईएस्ट होता है एचसीएफ। छोटे से छोटा जो इनसे डिवाइड हो। देखो अभी कई लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का फिर भी उतना ज़्यादा एकदम क्लियर नहीं हो पाया, तो एक बार फिर से बताते हैं। एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो निकल के आता है वो काय का काम करता है, डिविडेंड का, मतलब गिवन नंबर से इनमें डिवाइड दिया जाएगा। एलसीएम में अगर कंफ्यूजन हो ना तो तुम थोड़ा ये सोच लिया करे इससे, ये जो छोटे क्लास से अपन करते आ रहे हैं ना, 1/5 प्लस 3/10, तो जो कुछ आता है वो इधर एलसीएम होता, तो गिवन नंबर से एलसीएम में डिवाइड किया जाता ना, ये सोच लिया करे तो एलसीएम तो क्लियर हो जाएगा। इसका उल्टा होगा, एचसीएफ होता है डिवाइजर। एचसीएफ क्या होता है, जैसे ये गिवन नंबर है, डिवाइजर क्या काम करता है, डिवाइजर क्या काम करता है, डिवाइड करता है। तो जो एचसीएफ आएगा वो डिवाइजर का काम करेगा, मतलब वो डिवाइड करेगा, किन में करेगा, इन गिवन नंबर में डिवाइड करेगा। एचसीएफ डिवाइड करने का काम करता है, तो एचसीएफ इनमें डिवाइड करेगा। एचसीएफ वो नंबर होगा जो 10 को भी डिवाइड कर देगा, 15 को भी कर देगा और 20 को भी कर देगा। एचसीएफ वो होता है, ठीक है। और एलसीएम वो होता है जो उनसे खुद डिवाइड होगा। पोजीशन क्या होती है एलसीएम की, ये वाली पोजीशन होती है, यानी डिविडेंड पोजीशन का होता है। एचसीएफ इधर होता है, डिवाइजर पोजीशन वाला होता है। अब कई लोगों को इसमें भी अभी कंफ्यूजन थी कि कैसे स्मॉलेस्ट पावर और हाईएस्ट पावर वगैरह ये निकाली जाती है। तो स्मॉलेस्ट एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट पावर, लेकिन हर एक कॉमन फैक्टर की पहले कॉमन देखना चाहिए, फिर स्मॉलेस्ट पावर। जैसे 3 है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 भले ही दिख रही, लेकिन कॉमन नहीं है ना, सब में कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में आएगा ही नहीं। एचसीएफ में वो जैसे 2 है, 2 आएगा क्या, 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है। 5 दोनों तीनों के पास है, और तीनों में भी सबसे कम पावर कौन सी, 1 है, तो वो 1 लेना हमें। एलसीएम में ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट पावर लेते, लेकिन हर एक प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए, जितने दिख रहे हैं सब आ जाएं। मतलब एक हमें 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, सब आ जाएं। सब में से भी ग्रेटेस्ट पावर जो दिख रही वो आ जाए। 2 दिख रहा है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 दिख रही, ये हो गई। 3 दिख रहा है, उसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 ही दिख रही है। 5 दिख रहा है, 5 में ग्रेटेस्ट पावर 3 दिख रही है। तो इस तरीके से एलसीएम आ जाता है, निकालने का तरीका ये है, जितने फैक्टर हैं सब आ जाएं और सब में से ग्रेटेस्ट पावर आ जाए। इसमें कॉमन आ जाए पहले, तो कॉमन में से भी लोएस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर आ जाए। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। हमें ऐसा नंबर निकालना है छोटे से छोटा जो इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी, दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से हो। देखो इससे भी डिवाइड चला जाए और इससे भी डिवाइड चला जाए, वो क्या होगा, एलसीएम होगा कि नहीं। एलसीएम क्या होता, एलसीएम ही तो होता है जिसमें डिवाइड चला जाए। अब याद करो वो फ्रैक्शन वाला बताया था, अपॉन में जो कुछ लिखे होते उनसे डिवाइड जिसमें जाता वो एलसीएम ही तो होता है। निकालो इनका एलसीएम, ठीक है। तो 306 और 657 की होगा प्राइम फैक्टर, तो क्या आए हैं 306 के 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, और ये आया है 3 की पावर 2 इंटू 73। अब आ जाएगा सब कुछ, हाँ अब थोड़ा ठीक भी लगेगा। सारे प्राइम फैक्टर आएंगे 2, 3, 17 और 73, सब आ जाने चाहिए। तो 2 आ गया, इसके बाद 3 आएगा, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो बस 2 ले लिया अपन ने। फिर 17 भी आ जाए और 73 भी आ जाए, तो इन सब का करेंगे मल्टीप्लाई। तो कर लो इसका, 18
यही आएगा 151241, इनका क्या आया 22338। ये इनका एलसीएम है। एलसीएम है मतलब 306 से डिवाइड करें तो भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 657 से भी हो जाएगा, और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। अगला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा समझने के हिसाब से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर बताना है, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, जिसे जब 17 बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए 17, तब वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 520 और 468। पहले तो ये चीज समझो कि 17 बढ़ाना तो बाद की बात है, पहले ये समझ लो डिविजिबल काय से हो रहा है 520 से और 468 से डिविजिबल हो रहा है। ऐसा नंबर चाहिए हमें जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, तो आएगा। क्या चीज की बात चल रही है बताओ? एलसीएम की चल रही है, दोनों से डिवाइड हो जाए। और फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, मतलब ये कहा है कि जब 17 बढ़ाया जाए तब ये काम हो। क्या कहा है कि जब 17 बढ़ाया जाए तब ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस छोटे से छोटा वो नंबर बताना है, इन दोनों से डिवाइड कब हो, जब उसे 17 बढ़ाया जाए तब हो। तो अभी 17 अगर दिमाग में ना रखो और तुम एलसीएम निकाल दो, तो एलसीएम कौन सा नंबर होगा? जो इससे भी डिवाइड होगा और उससे भी होगा। अब वो कह रहा है कि ऐसा नंबर नहीं चाहिए जो डिवाइड हो, जब 17 बढ़ाए तब हो वो, तो उसे 17 कम करके रख लो, माइनस कर लो उसमें 17, तो वो कब डिवाइड होगा? जब 17 उसे बढ़ाया जाएगा। ज्यादा अच्छे से और क्लियर तब समझ आ गया, जब इसे कर लें थोड़ा। तो इनका एलसीएम निकाल लें अपन, 520 और 468। करो इनका एलसीएम निकालो, 520 और 468 का। देखो ये इनके प्राइम फैक्टर हो गए, तो इन्हें अपन लिख लेते हैं। 520 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13, और इसे लिख सकते 2 की पावर 2, इसे लिख सकते 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13, ये हो गए। अब इनका एलसीएम, इतना डिविजिबल बाय वगैरह लिखा है, इससे ये तो समझ आ गया ना कि एलसीएम है। अगर किसी को कंफ्यूजन होगी भी तो बस इसी में इंक्रीज 17 वगैरह में होगी, बाकी ये तो समझ आ रहा है कि इससे डिवाइड करना। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 लेना है, 2 में भी हाईएस्ट पावर 3, फिर 3 को भी लेना है, क्योंकि 3 भले ही एक के पास है, हमें तो हर एक प्राइम फैक्टर लेना होता है ना। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। फिर 5 को भी लेना है, और 13 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो 13 ले लिया। ये एलसीएम समझ आ गया। अब इसे निकालते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा ये सॉल्व करने के बाद? 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, इंटू 5 इंटू 13, तो 8 5 जो 40, 4680, यही आ रहा क्या? 4680 इतना आ गया। अब समझ लो जैसे नहीं आ रहा हो, 4680 वो नंबर है जो 520 से डिवाइड किया जाएगा तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और 468 से डिवाइड किया जाएगा तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन क्या हमें ये नंबर चाहिए जो कंप्लीट डिविजिबल हो? हमें तो वो नंबर चाहिए जिसे जब 17 इंक्रीज किया जाए, 17 इंक्रीज किया जाए, 17 जिसे बढ़ाया जाए तब वो डिवाइड हो। तो ये थोड़ी चाहिए 17 बढ़ाने पर डिवाइड हो, तो इसे 17 कम कर लो ना। इसे 17 कम करोगे तो कितना आएगा? 10 में से 7 गया 3, 4663। देखो ये अभी इससे डिविजिबल है क्या? इन दोनों से नहीं है। कब होगा ये? जब इसे 17 बढ़ा दिया जाएगा, तब ये बन जाएगा, है ना। जब इसे 17 बढ़ा दिया जाएगा तब ये डिविजिबल होगा। 4663 कब डिविजिबल होगा? जब इसे 17 बढ़ा के इसे ये बना दिया जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ये वो नंबर है 4680, वो नंबर है जो इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन 4663 वो नंबर है जिसे जब 17 बढ़ाया जाएगा तब वो डिविजिबल होगा। तो यही पूछा था कि 17 बढ़ाने पर कौन सा नंबर है जो डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एलसीएम और एचसीएफ वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे जरूरी चीज होती है एकदम ध्यान से इसको पढ़ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर बताना, विच ऑन डिवाइडिंग, जिससे डिवाइड किया जाए, जिससे डिवाइड किया जाए। किस किस को? 1 to 5 1 को डिवाइड किया जाए, इसको किया जाए और इसको किया जाए, तो ये रिमाइंडर दे 1 2 और 3 रिमाइंडर दे। रिमाइंडर तो छोड़ दो, रिमाइंडर भी छोड़ दो, पहले करे होंगे, निश्चित करे होंगे पिछली क्लासों में।
लेकिन ये वही क्वेश्चन है जैसे पिछली क्लासों में प्रॉफिट लॉस भी करे हैं, उस टाइम काम चला लिया होगा, लेकिन लगे उस टाइम भी कठिन थे, कोई दोबारा कराया जाए तो ऐसा लगेगा कि हाँ करे तो हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, ऐसे ही वाले हैं। तो ये रिमाइंडर वाला अभी छोड़ दो, केवल इतना समझो। तो अगर शुरुआत में उतना कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा तो अभी केवल इतना समझो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर बताना है, विच ऑन डिवाइडिंग, जिससे डिवाइड किया जाए किस किस को, इसको, और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ऐसा समझ लो अभी तो डिवाइड किसको करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको करना और इसको, ऐसा नंबर बताना बड़े से बड़ा जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो ऐसा डिवाइजर का काम कौन करता है, HCF करता है। बड़े से बड़े से समझ में आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा वो होता है HCF बताना, इतना क्लियर है कि HCF बताना। अब आगे का लैंग्वेज पढ़ो, उसकी शर्त क्या है कि पहले वाले को तो 1 रिमाइंडर दे, वो दूसरे वाले को 2 दे और तीसरे वाले को 3 रिमाइंडर दे। कंप्लीटली डिवाइड तो मैंने समझाने के लिए कह दिया था, वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं चाहता, वो चाहता है कि 1 रिमाइंडर बचे पहले वाले में, दूसरे वाले में 2 रिमाइंडर बचे, तीसरे वाले में 3 रिमाइंडर बचे। पहला वाला जो अपना नंबर है वो क्या है, 1251। अपन ऐसा नंबर चाहते जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ऐसा चाहते हैं क्या कंप्लीटली डिवाइड करे, नहीं, हम क्या चाहते हैं कि रिमाइंडर 1 बचे, रिमाइंडर 1 बचे। तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 1 बचे, इस 1 को अगर अपन पहले से ही घटा लें, 1250, ये जो रिमाइंडर बचने वाला था, इसको अगर पहले से ही रिमाइंडर को हटा लें तो अब तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा HCF से। अभी जो कुछ HCF आने वाला है उससे इसमें डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर क्या देगा, 1 रिमाइंडर देगा। उस रिमाइंडर को पहले से ही माइनस कर लें अपन, 17 है, मतलब 17 है, जैसे मान लो 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 8 जा 16, क्या बचा रिमाइंडर 1। ये जो 1 रिमाइंडर बच रहा है, अगर हम चाहें कि हमें रिमाइंडर 1 नहीं बचाना, हमें तो पूरा डिवाइड चाहिए, तो जो 1 है ना इसे पहले से 17 में से ही माइनस करके रख लो, तो ये 16 होगा। अब पूरी तरह देखो डिवाइड हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा है 18 लिखा हो, 5 से डिवाइड कर रहा है, 5 3 या 15, कितना बचा 3 रिमाइंडर। हम चाहते हैं कि पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ये 3 बचे ही नहीं, तो इस 3 को अपन 18 में से पहले से ही माइनस कर लो, तो ये 15 बना लो, तो हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं। तो जो रिमाइंडर होता है उसे अपन पहले से ही माइनस कर लें, पहले से अगर माइनस कर लेंगे तो फिर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही 1251 जो नंबर है अपना 1251, इसमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, उस रिमाइंडर को पहले से ही माइनस करके रख लो, पहले से ही माइनस करके रख लो, तो वो क्या बन जाएगा, 1250, ये बन जाएगा। तो अब तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। ऐसे ही दूसरा नंबर क्या है, 9377, इसे जब अपन डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, और उस 2 को ही अगर पहले से माइनस कर लें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5793, तो दूसरा ये नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तीसरा नंबर है अपना 15628, इसे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या चाहिए, 3 रिमाइंडर, उस 3 को पहले से ही माइनस कर लें, 52615। अब देखना, अब क्वेश्चन को अच्छे समझना, हमें वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इसको डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर दे, इसको डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर दे, इसको डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर दे, और उन रिमाइंडर को अगर माइनस कर दें तो ऐसा कह सकते हैं कि इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करे, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करे और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करे। जो रिमाइंडर बच रहा था वो हमने पहले ही माइनस करके रख दिया। तो अब इनका HCF आंसर होगा, जो कुछ इनका HCF आएगा वो अपना आंसर होगा, क्योंकि जो कुछ HCF आएगा वो क्या करेगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जब इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो इसे 1 रिमाइंडर दे ही देगा, वो इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ऊपर वाले नंबर को 2 रिमाइंडर दे देगा, और इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसे 3 रिमाइंडर दे देगा, यही तो हमें चाहिए। तो इनका HCF निकालना है किस किस का, 1250 का, 9375 का और 15625 का। इनके वो पहले प्राइम फैक्टर करो फिर HCF निकालते हैं। 1250 का क्या किया, 2 इंटू 5 की पावर 4, 9375 का 3 इंटू 5 की पावर 5, और ये 5 की पावर 6, ये आया। तो HCF क्या होता है, कॉमन। पहले तो कॉमन देखें तो सब में केवल 5 कॉमन, उसमें भी लोएस्ट पावर 4, तो 5 की पावर 4 अपन करेंगे तो कितना आएगा, 625। तो ये आंसर हो गया। 625 वो नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, लेकिन जो ऊपर लिखे हुए हैं इसे 1 रिमाइंडर दे देगा, इसे 2 रिमाइंडर देगा और इसे 3 रिमाइंडर देगा। हमें ऐसे ही नंबर चाहिए था जो इन्हें डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर दे। चलो अगली एक थ्योरम है आगे बढ़ने के लिए, ये LCM HCF पोर्शन इतना हो गया अभी। अब अगली थ्योरम है
सबको पता ही है इतना तो कि आगे चल के हमें इतनी बुक तो सब पलेट ही लेते हैं कि आगे चल के प्रूव करना है रूट टू इरेशनल रूट थ्री, उसी की ये तैयारियां चल रही हैं, इसलिए ध्यान से सुन लेना। इरेशनल प्रूव करेंगे तो लेट पी वी अ प्राइम नंबर, ऐसा मान के चलते हैं कि पी एक प्राइम नंबर है, और अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, जहां ए पॉजिटिव इंटीजर है। इस थ्योरम को एक बार समझ लें अच्छे से। पहली बात तो इसे प्रूव करके नहीं दिखाना, ना बुक में बताई है और उसमें प्रूव करना नहीं आता, बस थ्योरम को अच्छे से आना। प्रूफ से मतलब अपन वैसे तो कर ही लेंगे, एग्जाम्पल से बहुत सारे अपन समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है क्या होता है। पी अगर एक प्राइम नंबर है तो पी को एक प्राइम नंबर लिखा है, और अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, डिवाइड्स पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी फिर ए को भी डिवाइड करेगा, पी फिर ए को भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है जहां ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए पॉजिटिव इंटीजर है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर ए को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक आध डिजिट पी कोई प्राइम नंबर मान लो अपन, जैसे मान लें थ्री है, और ये किसी का स्क्वायर मान लो, किसका स्क्वायर माने 81 है, किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। मल्टीप्लाई मत समझना, ये तो मैंने बताया है, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। तो 3 81 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है डिवाइड, तो 81 मतलब किसका स्क्वायर 9 का। अब इसका तो ये स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर भी हटा दें अगर, मतलब अकेला ये बचने दें, 9 का स्क्वायर हटा दो तो क्या बचेगा 9। तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, करता है, हमें पता है। 3 81 को अगर डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड कर रहा है। और एग्जाम्पल समझो, यहाँ 4 ले सकते क्या, 4 ले सकते, यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ प्राइम नंबर ही लेना, पी एक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिए बात चलेगी। तो अगर जैसे कोई और एग्जांपल लें, 5 ले लो, मान लो यहाँ 5 लिया और किसी का स्क्वायर लें जैसे वो डिवाइड करता हो, 100 ले लिया, जैसे 100 किसका स्क्वायर है 10 का, 10 का स्क्वायर है, तो 500 को डिवाइड करता है। तो अगर इसका स्क्वायर भी हटा दिया जाए, मतलब 10 का स्क्वायर हटा दें, वो 10 ही बचने दें, तो 5 10 को भी तो डिवाइड करता है। ये थ्योरम है बस। कोई अगर पी प्राइम नंबर है वो किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। इसका यूज आगे चल के होने वाला है, याद रखना। ये इसको मैं एरो के वैसे बताया है तो याद रखना। पी अगर एक प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। चलो अगला, को प्राइम नंबर्स। हमें को प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स तो हम जानते ही, हम पढ़े हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। को प्राइम नंबर बिल्कुल इनसे हटके हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है, अगर सीधी उसमें कहें डेफिनेशन टाइप, तो जिनका HCF 1 होता है, वो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कुछ भी कॉमन निकाल लें तो 1 कॉमन आए। 1 मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ कॉमन ना आए। जैसे जब अपन ध्यान होगा ऐसे डिवाइड करते 40 अपॉन मान लो 36, तो ये देखते ही साथ क्या मन करता है, काटने का मन करता है ना। तो इसे काट दें, 4 1 जा 4 0 4 9 जा, अब कटेगा क्या 10 अपॉन 9। कटने से हमारा क्या मतलब है, 40 और 36 से हमारा कटने से मतलब है कि ये 4 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी कॉमन है ना 4, तो इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10, ऐसे 4 इंटू 9, तो ये कॉमन है वो कट गया। अब कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 तो कॉमन होता ही है, तो वो 1 ही कॉमन है बस। तो ये हाईएस्ट मतलब जो काटने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म बचती है ना, जो कभी और ना कटे, उसी को वो प्राइम नंबर्स कहते हैं, उन्हीं को जो कुछ भी अब कॉमन ना बचे, जिनमें डेफिनेशन में कह देते हैं कि HCF 1 है। वो प्राइम नंबर समझ आ गया, जिनमें कुछ भी कॉमन ना बचे, सीधी भाषा में कहें जो कब अब कटे नहीं, कटने की कोई गुंजाइश ना बचे। एक बात ध्यान रखना, नाम से शायद किसी को ऐसा लग रहा होगा कि दोनों ही प्राइम होने चाहिए को प्राइम के लिए। को प्राइम के लिए जरूरी नहीं कि ये प्राइम नंबर हो। देखो 10 कौन सा प्राइम है, 10 तो प्राइम है नहीं, कंपोजिट है। लेकिन को प्राइम मिलके हो सकते हैं, 2 की जोड़ी होती को प्राइम की। जैसे कोई भी लगातार 2 नंबर लो, सब को प्राइम ही होते हैं। लगातार कोई से भी गिनती के 2 नंबर 17 18 को प्राइम, इनमें क्या कॉमन आएगा, कॉमन कुछ नहीं। कोई भी लगातार 2 नंबर ले लो, 20 21, देखो आश्चर्य की बात, 20 कैसा नंबर है, प्राइम है क्या, नहीं है। 21 प्राइम है क्या, ये भी नहीं है। 3 7 जा होता ना 20, ना ये प्राइम ना ये प्राइम, लेकिन मिलके दोनों को प्राइम है ना। तो को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं कि एक हो सकता है, एक भी प्राइम ना हो उनमें से, लेकिन मिलकर को प्राइम हो सकती है, क्योंकि इनमें अब कुछ भी कॉमन
नहीं आ रहा। जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, जिनका HCF 1 हो या जो आगे चलकर और बिल्कुल ना कटे, उन्हें कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। कोप्राइम नंबर्स क्लियर हैं। चलो अब इस चैप्टर के सबसे फेमस क्वेश्चन जिनमें रूट वाले क्वेश्चन, जिन्हें इरेशनल प्रूव करना होता है, 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसे नंबर्स जो रूट से बाहर ना निकल सके वो कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर। अब इन्हें प्रूव करना देखना है कि कैसे होता है। हर साल पक्का ही होता है ये इरेशनल प्रूव करने का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का ही होता है हर साल। इसे किया जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि हम उल्टा मान के चलते हैं, जो ये प्रूव कराना चाह रहे हैं उसे उल्टा मान के चलते हैं कि मान लो जो कराना चाह रहे हैं उसका उल्टा है, आगे बढ़ते रहते हैं। फिर बाद में बात गलत साबित हो जाती है तो हम कह देते हैं कि अरे ये तो गलत था, हमारी एजम्पशन गलत थी, तो फिर उन्हीं की मान लेते हैं कि हाँ तुम्हारी सही। कई बार रहता ना, कोई किसी रास्ते पे जा रहा हो, कोई समझाए कि अरे ये गलत है, तो वो कहता चलो तुम जाके देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जाने के बाद वो कहता हाँ यार तुम ही सही कह रहे थे, तो वही मेथड है जी, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम। हमें प्रूव करना है कि रेशनल, तो हम मान के चल रहे हैं कि रेशनल। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। हम एज्यूम करके चलते कि √2 एक रेशनल नंबर, इतना तो सबको पता ही होगा। तो √2 को क्या लिख सकते? √2 को क्या लिख सकते? A/V लिख दो। A/V के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां A और B क्या है? इंटेजर्स हैं। नहीं, हाँ को प्राइम लिख दो। पहली बार जब बताया जाता है तो को प्राइम नहीं बताया जाता, लेकिन अब मैं समझा दे रहा क्यों को प्राइम इंटेजर्स। पहली बार ये क्वेश्चन जब समझाते हैं तो जनरली को प्राइम नहीं बताते, क्योंकि कोई बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि रेशनल नंबर है तो जरूरी थोड़ी को प्राइम होंगे, है ना। कोई भी रेशनल नंबर लिखा है, मान लो 14/10 लिखा, तो ये क्या को प्राइम, ये क्या रेशनल नहीं है? ये भी रेशनल है, ये क्या रेशनल नहीं है ना, ये भी रेशनल। तो इनमें तो को प्राइम है ही नहीं, फिर ये कैसे हमने लिया? तो ये को प्राइम बन तो सकता है ना काटने के बाद, 2 7 या 14 2 5 कैसा भी नंबर हो रेशनल, भले ही उसमें ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखे वो को प्राइम ना हो, लेकिन काटने के बाद कभी ना कभी तो बना ही सकते हो ना को प्राइम। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम अब ऐसा बन सकता ना, तो A/B ऐसा मान के चलेंगे अपन की ये को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम यानी अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये बात अपनी प्रूव करने में आगे चल के बहुत काम में आएगी, फिर बाद में क्वेश्चन करोगे, इसलिए अभी ध्यान से ये सुन लो। ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब क्या है कि अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी में से अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये कट चुके हैं पूरी तरह। अब इनमें को प्राइम का मतलब है अब HCF इनका 1 है, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी के मन में अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो मैंने बता दिया है कि काटने के बाद कभी ना कभी तो को प्राइम नंबर आ ही जाते हैं। तो ये वो सिचुएशन अब बन चुकी है कि ए और बी को प्राइम है, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके बाद ऐसे ये हो गया B√2 और ये हो गया A। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जो पहली बार इसे देख रहा है रेशनल प्रूफ करने को, उसे थोड़ी कंफ्यूजन लगेगी, बाकी जो एक आध बार इसने अगर किया हो तो थोड़ा सा रटने वाले जैसा तो होता है, सेम प्रोसेस चलती रहती। स्क्वायर करते √2 का स्क्वायर 2 और B का स्क्वायर B² इक्वल टू A², ठीक है। अब जो डिजिट ऐसा लिखा हो मल्टीप्लाई में, उसे डिवाइड में ले जाया करो। आगे भी ये काम करेंगे। B² इक्वल A²/2, इसे ले गए डिवाइड में। अब देखना 2 से डिवाइड किया हमने A² को, ये तो हमें पता है A और B कैसे इंटीजर हैं, को प्राइम है लेकिन इंटीजर है, मतलब इंटीजर तो समझते ही ना पॉइंट में ना फ्रैक्शन में। तो ये जब इंटीजर हैं तो इनके स्क्वायर भी इंटीजर होंगे, A² B²। तो किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड किया तो एक दूसरा इंटीजर मिला, A² को 2 से डिवाइड किया B² मिला, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा ना। A² 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा और B² उसे मिल रहा होगा, मतलब 2 कंप्लीटली डिवाइड किसको कर रहा है? A² को। 2 डिवाइड्स A², 2 डिवाइड कर रहा है A² को, तो 2 A को भी डिवाइड करेगा। ये अपन ने पिछले उस थ्योरम में पढ़ा हुआ है। ये जो थ्योरम पढ़ी इसमें यही तो पढ़ा है कि अगर कोई P प्राइम नंबर है A² को डिवाइड करता है तो A को भी करेगा, ऐसे अपन ने एग्जांपल से समझा है। तो 2 प्राइम नंबर है A² को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड A, ऑल्सो डिवाइड लिख दियो, लैंग्वेज यार, 2 ऑल्सो डिवाइड A, ठीक है। तो A² को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा।
ए को डिवाइड करेगा तो अब तुम करा दो ए को डिवाइड, ए को डिवाइड कर, जब ये लिखने के बाद ए को डिवाइड करा दिया करे, टू डिवाइड कर रहा ना ए को, तो ए को डिवाइड करा दो टू से, और कराने के बाद मान लो कुछ तो आएगा ही, कुछ सी आएगा, सी कोई इंटेजर है, सी भी कोई इंटेजर है, करने के बाद इसे इधर भेज दो ए इक्वल टू 2c। इसके बाद क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, जैसे इसमें देखो इधर सबसे पहले यही तो चलता आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर स्क्वायर, फिर इधर ले आए, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई फिर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 और सी का सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख सकते, तुम चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह लिख दो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या आया बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये जो 2 है ना, जैसे 2 यहाँ था तो डिवाइड में भेज दिया था, अब 2 यहाँ है तो इसे फिर भेज दो, तो बी स्क्वायर के अपॉन में चला गया 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। बी क्या है इंटेजर और सी भी इंटेजर, अभी हमने देखा, तो कोई इंटेजर का स्क्वायर मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा, मतलब 2 बी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, ऑल्सो लगा लेना भैया, ऑल्सो है, 2 डिवाइड्स बी, 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा, अभी पिछली थ्योरम पढ़ी है। अब देखना ये कह रहा है कि 2 डिवाइड करेगा ए को, 2 डिवाइड करेगा ए को, ये कह रहा है कि 2 डिवाइड करेगा बी को, मतलब 2 को कौन कौन 2 से कौन कौन डिवाइड हो जाएगा, ए भी डिवाइड हो जाएगा, और शुरू में अपनी क्या बात हुई थी कि ए और बी अब किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, कॉमन नहीं आएगा, है ना, शुरू में पहले ही को प्राइम का मतलब क्या था कि ए और बी में अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, अब किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, यहाँ बात गलत साबित हो गई, यहाँ 2 से भी ए भी डिवाइड हो रहा और बी भी डिवाइड हो रहा। इसके बाद ये लिख देना बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मतलब 2 ए को डिवाइड कर रहा है 2 बी को, लेकिन ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, देयरफॉर अपन क्या कहेंगे, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो √2 कैसा है इर्रेशनल नंबर, इसका मतलब √2 इर्रेशनल नंबर है। इसे देखो जो पहली बार देख रहा है ऑब्वियसली बहुत कठिन लग रहा होगा, थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा, एक बार फिर समझ लो, √2 इक्वल टू ए अपॉन बी, ऐसा लिख लें, ए और बी कैसे नंबर है को प्राइम नंबर, फिर इधर भेजो, इधर भेजने के बाद स्क्वायर करो, और 2 इधर दिख रहा है, इस 2 को कहाँ ले आओ नीचे, नीचे फिर अपन बस वही बात कह देंगे 2 डिवाइड ए स्क्वायर, तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, बस बात यहाँ खत्म, 2 ए को डिवाइड करेगा तो उसे 2 को ए मतलब डिवाइड करा दो, डिवाइड कराने के बाद सी लिख दो, सी भी कोई इंटेजर है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दो, स्क्वायर के बाद ए स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर इसमें रखना, 2 के बाद ऐसे करने के बाद फिर क्या आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2 को फिर नीचे भेजो, 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा, यहाँ कह दिया कि ए को डिवाइड करेगा, यहाँ बी को डिवाइड, लेकिन यहाँ कहा था कि को प्राइम है, इसलिए ये रॉन्ग एजम्पशन है, रॉन्ग एजम्पशन इसलिए √2 इरेशनल नंबर है। अब इसे जिस जो पहली बार कर रहा है या जिन्हें आ गया उन्हें भी पता है कि कैसे ये आया था, उन्हें पहली बार जब उन्होंने किया था, पहले एक बार अच्छे से समझना, फिर खुद करके देखना, करके देखोगे ऑब्वियसली गलत करोगे, क्यों पहली बार नहीं, तो बार फिर कॉपी देख लेना कि कहाँ तक कर लिया, फिर बाद में सीधे मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, एक बार आ जाएगा, तो जिन्हें आ गया समझ में भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमने तो एकदम शुद्ध रट लिया या नहीं, समझ में फिर आ ही जाता है कि इस वजह से हुआ है, लेकिन एक प्रोसेस जो उसके करने की है वो थोड़ी रटनी ही पड़ती है। जैसे हमने √2 को इरेशनल प्रूव किया है ना, जैसे पूरा √2 इरेशनल, सेम तरीके से √5 इरेशनल प्रूव होगा, चाहो तो एक बार जल्दी से बता देते, अब इसमें मैं लैंग्वेज लिख के नहीं दिखाऊंगा, लैंग्वेज इसमें बता दिया, तो सबसे पहले एज्यूम क्या करना कि ये रेशनल है, रेशनल मतलब उल्टा कॉन्ट्ररी, हमने इसको एज्यूम कर लिया कि √5 रेशनल है, तो ये अपॉन भी लिख दिया, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b√5 इक्वल टू ए, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ये √5 का स्क्वायर 5, बी का स्क्वायर बी, ठीक है, ये बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, अब क्या किया जाता है इस 5 को नीचे भेजते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, मतलब 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 5 ने किसको डिवाइड कर दिया, हाँ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो लिख दे रहा है, 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए, तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, है ना, 5 ए को भी डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करा दो, ए को 5 से डिवाइड करा दो,
और डिवाइड करने पे मान लो कुछ सी आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a इक्वल टू 5c। अब अपन क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दो 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से 25 5 बार में कट जाएगा और इस 5 को नीचे ले जाएंगे तो b स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू c स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर को 5 ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को। 5 डिवाइड b स्क्वायर, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 ऑल्सो डिवाइड्स b, तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो अभी a को भी डिवाइड कर दिया, अभी b को भी डिवाइड कर दिया, और यहाँ क्या लिखा है कि a और b को प्राइम है, कि ये तो किसी और से डिवाइड होंगे ही नहीं, कॉमन इनमें आएगा ही नहीं, तो ये कॉन्ट्ररी हो गया, इसलिए प्रूव हो गया कि √5 इज रेशनल। बस ये काम करना है, करते करते आ जाएगा, फिर बहुत इजी लगेगा। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में जनरली पेपर में ये लिखा आता है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल इफ √5 इज गिवन इरेशनल। √5 इरेशनल ये पहले से दिया होता है, और नहीं भी दिया हो तब भी मान के चलेंगे कि √5 इरेशनल है, ये हमें पहले से पता है, क्योंकि पहले √5 को इरेशनल करें फिर इसे करें तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी किया जाता है। तो ये पहले ही मान के चलना है कि √5 इरेशनल है, ये हमें पता है, और प्रूव क्या करना है कि पूरा भी इरेशनल है, ये हमें करना है। वही कॉन्ट्ररी मेथड लिख लेना थोड़ी लैंग्वेज के, इसे मान के चलें कि ये रेशनल है, तो इसे काय के इक्वल रख सकते, a अपॉन b के इक्वल रख सकते। अब एक टारगेट बना के चलना इस तरह के क्वेश्चन में कि √5 को अकेला छोड़ना, बाकी सबको इधर भेजना है ना। तो सबसे पहले क्या करो, 2√5 इक्वल टू a अपॉन b -3, ये कर दिया। तो इसमें वही सब है, a और b को प्राइम भी है और इंटेजर्स हैं, a और b को प्राइम इंटेजर्स हैं, ठीक है। तो 2√5 नहीं, अभी स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना, a -3b, इधर गया 3b अपॉन b, है ना। ये क्या किया, 3 और 1 का एलसीएम वगैरह लेके वो कर दिया। अब इस 2 को भी नीचे भेज दो, √5 अकेला छोड़ दो, √5 इक्वल टू a -3b अपॉन 2b हो जाएगा। ये 2 नीचे आके यहाँ आ गया, 2b हो गया। अब देखना a और b इंटेजर हैं, जब इंटेजर में से इंटेजर को माइनस करो तो इंटेजर ही आता है, इंटेजर ही आता, कोई भी इंटेजर में से इंटेजर को माइनस करो, सोच लो सारे इंटेजर ही आते। नीचे भी b इंटेजर है, इंटेजर अपॉन इंटेजर, सीधा सा ये सब कुछ जो इस तरफ का लिखा है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटेजर हैं, इसलिए ये रेशनल। लेकिन √5 तो हमें पता है कि इरेशनल है, तो एक तरफ का इरेशनल एक तरफ का रेशनल, तो ये क्या हो गया, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसलिए हमारी एजम्पशन गलत। इसे तुम थोड़ा लिखोगे क्या, a b आर इंटेजर्स, ए और बी इंटेजर्स हैं, फिर हम लिखेंगे देयरफॉर a -3b एंड 2b आर ऑल्सो इंटेजर्स। तो ये भी इंटेजर्स हैं, ये इंटेजर्स हैं, तो प्लस माइनस करके भी तो इंटेजर्स आएगा, इंटेजर्स, हेंस RHS राइट हैंड साइड जो ऑफ इक्वेशन इज रेशनल। तो राइट हैंड साइड का जो पार्ट आया ये कैसा है, रेशनल है, बट √5 इज इरेशनल। इसके आगे वी नो दैट भी लिख सकते हो, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 तो इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया कि हमने गलत एज्यूम किया है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल, इसलिए इरेशनल हो। ये तो और इजी होते हैं, बात समझ आई। काम क्या करना, शुरुआत का मेन इसका टारगेट होता है कि जो रूट वाली चीज देखे ना उसे अकेला छोड़ो, बाकी सबको इधर भेजते रहो। तो इधर पहले हमने 3 को भेज दिया माइनस में, फिर उसे थोड़ा सॉल्व किया, फिर 2 को भी भेज दिया, √5 को अकेला छोड़ा, और इधर वाला हर चीज क्या हुई, रेशनल, और इधर इरेशनल, तो ये रॉन्ग एजम्पशन, इसलिए इरेशनल। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। अगला एकदम बहुत ज्यादा ही ईजी है ये तो, 7√5 को रेशनल प्रूव करना है, तो इसे अपन वही एज्यूम कर लेंगे a अपॉन b। अब 7 को इधर भेज दो तो क्या हो गया, √5 इक्वल टू a अपॉन 7b हो गया ना।
अब ए और बी इंटेजर हैं तो ये अपन ये भी इंटेजर हैं, तो इस तरफ का हो गया रेशनल और इस तरफ का इरेशनल, तो हमें ये जंक्शन गलत है, इसलिए बस हो गया, इतना सा था। नहीं, एग्जाम में ऐसा लिखा आता है कि √5 इज गिवन इरेशनल, √5 पहले से दिया। अगर एग्जाम में लिखा ना आए और मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? तो करना 2 नंबर में आए तो ऐसे ही कर देना, अगर मान लो 4 नंबर का आया, ज्यादा नंबर का आया तो पहले √5 को भी कर देना इरेशनल प्रूफ, फिर ये कर देना, क्योंकि ज्यादा नंबर में वो एक्सपेक्ट करेगा कि थोड़ा ज्यादा सा लिखो, है कि नहीं। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ, और इसकी पर्याप्त प्रैक्टिस करें। HCF इंटू LCM, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बिल्कुल आता ही है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद इरेशनल प्रूफ करना, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है LCM और HCF के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जो कि केस स्टडी में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनकी बहुत अच्छे से अलग अलग तरह के जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं या आ सकते हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस करें। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं फिर आगे की वीडियोज में। धन्यवाद।